अस्सलाम वालेकुम। हमारी डिस्कशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया पे हो रही थी और उसमें हमने कल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड कुछ बेसिक कैलकुलेशन को रिवाइज किया था। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ एक्विटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, एक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करना, कांस्टेंट डिविडेंड के साथ, कांस्टेंट रेट पे ग्रोइंग डिविडेंड के साथ, एवरेज वेटेड एवरेज लेना। देन हम आए थे अजम्पशन पे कि जो वैक हमने कैलकुलेट करना सीखा था वो किन अजम्पशंस के तहत एज डिस्काउंट रेट फॉर प्रोजेक्ट अप्रेजल यूज हो सकता है। और इन अजम्पशन पे इसका हल हमने कहा था जी एपीवी है, और इसके हल के लिए हमने सफ़र आगे शुरू किया था जिसमें हमने कहा था कि हमें किसी बिजनेस में रिस्क, ये दो मसाइल थे जी अजम्पशन की। इसका हल हमने कहा था एपीवी है और इसके हल के लिए हम आगे चलना शुरू हुए थे। हमने इन दो क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना था और उसमें हमने फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिंगल इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट की जाती है, फिर रिटर्न किसी प्रोजेक्ट से रिटर्न में रिस्क से क्या मुराद है। वन वे ऑफ मेजरिंग रिस्क इज स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने किसी स्टॉक में रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करने का तरीका सीखा था। और फिर हम रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट पे आए थे कि पोर्टफोलियो बनाने से क्या रिस्क हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से कम कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स से रिटर्न में वॉलेटिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं पोर्टफोलियो बनाने से। तो उसमें हमने ए और बी को मिला के पोर्टफोलियो बनाया था और उसमें फिर हमने कोरिलेशन की डिस्कशन साथ में ले आए थे कि कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा कि हम दो स्टॉक्स को मिला के जो पोर्टफोलियो बनाए उससे हमें रिस्क रिडक्शन किस हद तक मिल पाएगी, हम किस हद तक रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को इंप्रूव कर पाएंगे। ये डिपेंड करेगा जिन दो स्टॉक्स को आप मिला रहे हैं उनकी रिटर्न का आपस में कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन की रेंज आपसे बात हुई थी, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, देयर कुड बी नो कोरिलेशन। पॉजिटिव की एक्सट्रीम परफेक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव की एक्सट्रीम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। उनकी वैल्यूज की रेंज भी हमने बात की थी कि +1 परफेक्ट पॉजिटिव की रेंज है, -1 परफेक्ट नेगेटिव की रेंज है और जीरो कोरिलेशन की वैल्यू जीरो आ सकती है। ये सारी हमारी बात थी और कोरिलेशन की कैलकुलेशन तक हम कल पहुंचे थे। तो कोई सवाल कल की डिस्कशन से, यानी इशू किसी कैलकुलेशन पे, किसी डिस्कशन पे कोई गाइडेंस चाहिए हो? अच्छा, कल हमने ए और बी दो स्टॉक्स को मिलाया और उन दो स्टॉक्स का हमने देखा 50-50% हमने दोनों का प्रोपोर्शन मिलाया, आधी इन्वेस्टमेंट ए में आधी बी में डाली और हमने देखा कि हमारे उस 2 एसेट पोर्टफोलियो का रिस्क आ गया था 2% पे, सिग्मा 2% पे आ गया था। 2 एसेट पोर्टफोलियो का रिस्क एक तो हमने कल कैलकुलेट करना सीखा था बेसिक वे में 2 एसेट पोर्टफोलियो का रिस्क हमने इस अंदाज में कैलकुलेट करना सीखा था कि हमने 50-50 डाला जब इन्वेस्टमेंट दो प्रोजेक्ट में, तो उनसे हमारी उस पोर्टफोलियो से हमारी रिटर्न डिफरेंट प्रोबेबल सिचुएशन में क्या है और P इंटू R बार स्क्वायर करें और फिर इसका हमने वेरिएंस 4 है तो सिग्मा इसका हमने 2 कैलकुलेट किया था इस पोर्टफोलियो का। ये पोर्टफोलियो क्या है, A + B 50-50। अच्छा, 2 एसेट पोर्टफोलियो जब दो एसेट्स की, दो स्टॉक्स की रिटर्न का कोरिलेशन हमें गिवन हो, जब दो स्टॉक्स की रिटर्न का कोरिलेशन हमें गिवन हो, जैसे हमने ए और बी का कोरिलेशन निकाल लिया ना, ए और बी का कोरिलेशन हमने कल निकाला था -0.99, ये था ना कोरिलेशन। ये जब हमें दो स्टॉक्स की रिटर्न का आपस में कोरिलेशन अवेलेबल हो तो हम एक फार्मूला की मदद से भी 2 एसेट पोर्टफोलियो का रिस्क मेजर कर सकते हैं। यह है जी फार्मूला, एक मैथमेटिकल फार्मूला है 2 एसेट पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करने का। वही स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने ए + बी का भी निकाला था टेबल की मदद से, वही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। इस फार्मूला की देख लीजिए। इस फार्मूला में हम डिटरमिन क्या करना चाह रहे हैं, हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ 2 इन्वेस्टमेंट ए एंड बी। सिग्मा ऑफ ए, वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक ए स्क्वायर। एक्स इज प्रोपोर्शन, वेट और प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ए इन द पोर्टफोलियो। जैसे 50% मीन प्रोपोर्शन 0.5, 70% मीन इन प्रोपोर्शन 0.7। सो ये प्रोपोर्शन है, ठीक है, वेट है या प्रोपोर्शन है ये स्टॉक ए का, इसका स्क्वायर। सिग्मा ऑफ बी स्क्वायर 1 - x स्क्वायर। x जब ए का प्रोपोर्शन है तो 1 - x बी का प्रोपोर्शन हो गया पोर्टफोलियो में, प्लस 2x इंटू 1 - x। दिस इज कोरिलेशन, ये आपका कोरिलेशन है ए और बी का, और सिग्मा ऑफ ए सिग्मा ऑफ बी। ये सिंपल फार्मूला है। हम इस सिंपल फार्मूले की मदद से भी कोरिलेशन सिग्मा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम रीडू करते हैं सिग्मा पोर्टफोलियो इस फार्मूला की मदद से।
हम ए प्लस बी जो भी हमने पोर्टफोलियो कैलकुलेट किया था, ए प्लस बी 50% का जो पोर्टफोलियो है, हम इसका सिग्मा कैलकुलेट करें अगर फार्मूला की मदद से, तो जनाब सिग्मा ऑफ ए स्क्वेयर 5.29 था, 50% का मतलब 0.5 स्क्वेयर, प्लस सिग्मा ऑफ बी 9.16 स्क्वेयर इंटू 0.5 स्क्वेयर प्लस 2x 1 माइनस एक्स, बल्कि मैं इसको भी 1 माइनस एक्स कर देता हूं ताकि आपको फॉर्मूले की ट्रू पिक्चर नजर आती रहे। ये x है, a का प्रोपोर्शन, ये 1 माइनस एक्स है, b का प्रोपोर्शन, ठीक हो गया। तो इंटू कोरिलेशन -0.99 इंटू सिग्मा ऑफ a 5.29 इंटू सिग्मा ऑफ b 9.16 अंडर रूट होल। लीजिए जी, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, योर आंसर शुड बी सेम 2% जो हमने कल टेबल से निकाला था ना, वही आंसर आपका यहां से आना चाहिए सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो का। कैलकुलेट करके देखिए। जी जनाब, सॉल्व करके देखिए। 2 आ रहा है 1.99, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। हमने 2 निकाला था टेबल से, फॉर्मूला से 1.99 आ रहा है। इट इज एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट टू माइनर राउंडिंग ऑफ एडजस्टमेंट। अच्छा जी, टू एसेट पोर्टफोलियो में अब आप प्रोपोर्शन बदलेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ए और बी का ही पोर्टफोलियो बनाओ, सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करो ऐसा जिसमें ए 70% है और बी 30% है, तो इसका सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो बताओ क्या बनेगा। ये तो 50-50 का सिग्मा बना है ना। अब अगर 70-30 का बनाओ, अगर पोर्टफोलियो बनाए तो उस पोर्टफोलियो का सिग्मा क्या रहेगा। वन पॉइंट 1.06% वेरीफाई कीजिए, ठीक है जी। सो हम देख रहे हैं कि हम प्रोपोर्शन बदलते हैं तो उससे भी रिस्क बदल रहा है। तो हमें पोर्टफोलियो कितने प्रोपोर्शन पे बनाना है, वी कैन ट्राई डिफरेंट प्रोपोर्शन, और ऐसा प्रोपोर्शन जहाँ पे हमें लगे कि रिस्क रिडक्शन इफेक्ट मैक्सिमम है हम उसको प्रेफर करेंगे। अच्छा, डिस्कशन इस पर थोड़ी सी हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे। फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करना। अच्छा, एक एक्टिविटी है यहाँ पे नोट्स में, शायद मैं उसको स्लाइड पे नहीं ला पाया। ये जी एक टेबल है, अच्छा इस टेबल में हमने देख रहे हैं कि हमें पोर्टफोलियो बनाते हुए
जब ऑप्शन आए हमें किसी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने की, हाउ शुड वी टेक डिसीजन? अगर किसी प्रोजेक्ट को पोर्टफोलियो में लेने से रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इंप्रूव हो जाए, इंप्रूव्ड बाय न्यू इन्वेस्टमेंट, नया प्रोजेक्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से रिटर्न आपकी इंप्रूव हो और रिस्क कम हो जाए, योर डिसीजन शुड बी ऑब्वियस टू एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो। आपने ए के साथ बी मिलाया, रिटर्न इंप्रूव होगी बी मिलाने से और रिस्क कम हो गया, तो डेफिनेटली योर डिसीजन इज एक्सेप्टेड, क्योंकि रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप हैज इंप्रूव्ड। अनदर ऑप्शन कुड बी रिटर्न तो बड़ी है, रिस्क सेम रहा, इवन देन योर डिसीजन शुड बी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, कि भाई रिस्क वही है जो ए का था लेकिन बी को डालने से रिटर्न बढ़ गई है, तो यू शुड एक्सेप्ट बी एज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो। रिटर्न्स सेम है लेकिन रिस्क कम हो गया, इवन देन यू शुड एक्सेप्ट। ए के साथ बी को मिलाने से रिटर्न पोर्टफोलियो की सेम होगी जो इसे अलोन ए की थी, लेकिन रिस्क पोर्टफोलियो का कम हो रहा है, दिस इज इवन एक्सेप्टेबल एज रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप इज बीइंग इंप्रूव्ड। रिटर्न कम होगी, रिस्क बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट को डालने से योर डिसीजन इज रिजेक्ट सच पोर्टफोलियो। रिटर्न सेम है, रिस्क बढ़ गया, स्टिल योर डिसीजन इज रिजेक्ट। रिटर्न रिड्यूस हुई, रिस्क सेम रहा, स्टिल योर डिसीजन इज टू रिजेक्ट एज रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप इज डिटीरियोरेटिंग हियर। इन तीनों केसेस में रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है, दैट्स व्हाई आवर एडवाइस इज टू एक्सेप्ट सच न्यू इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर नई इन्वेस्टमेंट को अपने पोर्टफोलियो डालने से इन तीनों में से कोई भी आउटकम आ रही है तो हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इन तीनों आउटकम में रिस्क रिटर्न का जो बैलेंस है वो डिटीरियोरेट हो रहा है, हमारी फेवर में नहीं जा रहा। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन आए कि भाई रिटर्न भी गिरी है, रिस्क भी गिरा है, या रिटर्न बढ़ी है, रिस्क भी बढ़ा है, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। फिर क्वेश्चन मार्क है, इधर हम क्लियर हैं, विल एक्सेप्ट इट, इधर हम क्लियर हैं, वी रिजेक्ट इट, लेकिन रिटर्न भी गिरा, रिस्क भी, देन विल हैव टू वैल्यूएट, because it will depend whether the fall in returns is compensated by fall in risk. यहां पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, हमें एवेल्युएट करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, हमें एवेल्युएट करना पड़ेगा, क्या इंक्रीज इन रिटर्न is considered to be adequate compensation for increase in risk? रिस्क में इजाफा हुआ है तो हमें पता है रिस्क बढ़ने से रिटर्न बढ़नी चाहिए, बट क्वेश्चन इज क्या इजाफा इन रिटर्न इज एडुक्वेट टू कंपनसेट फॉर इंक्रीज इन रिस्क? क्वेश्चन मार्क, विल हैव टू वैल्यूएट। और यहां पे हम कह रहे हैं जी रिस्क कम हुआ है तो रिटर्न कम होती है, लेकिन क्या फॉल इन रिस्क सफिशिएंट टू जस्टिफाई फॉल इन रिटर्न? विल हैव टू वैल्यूएट। इधर वी नीड वैल्यूएशन, यहां पे कोई वैल्यूएशन नहीं है, सिंपल डाटा देख के हम बता सकते हैं यस या नो, ठीक है। यहां पे हमें वैल्यूएशन चाहिए। अब ये वैल्यूएशन कैसे की जाती है, उसके लिए कंपेयरिंग पोर्टफोलियो का एक टूल हम छोटा सा सीखेंगे, बड़ा सिंपल सा टूल है। हम यहां पे एक, जैसे ये आपके सामने है ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, ए प्लस डी का स्टैंडर्ड डेविएशन, ए रिस्क मतलब, और ए प्लस डी का रिटर्न, सी प्लस डी का रिस्क, सी प्लस डी का रिटर्न। यहां पर चॉइस बड़ी क्लियर है, C plus D is better because they are offering, if we compare the two portfolio, C plus D is offering higher return at low risk. तो obviously C plus D is better. इसमें तो कोई हमें इशू नहीं है। लेकिन अगर यही हम इस सिचुएशन में अप्लाई करें, W plus X 12% पे 20%, Y plus Z 7% पे 18%, अब यहां पे वो क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई इधर रिस्क कम हुआ है तो रिटर्न भी कम हुआ है। नॉट डिपेंड्स क्या ये रिलेशनशिप क्या जस्टिफाई हो रहा है। यहां पे हम एक टर्म यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऐसी सिचुएशन में जहां पे मैंने कहा ना डिपेंड्स, हमें रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करने के लिए जो हम टूल यूज करते हैं वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है जी? रिस्क ओवर रिटर्न। आप हर पोर्टफोलियो का रिस्क ओवर रिटर्न कैलकुलेट कर लो, हर पोर्टफोलियो का रिस्क ओवर रिटर्न कैलकुलेट कर लो। तो जैसे W प्लस X का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.6 है, Y प्लस Z का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.39 है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें क्या बता, रिस्क इन परसेंटेज ओवर रिटर्न इन परसेंटेज। वी कैन इजीली इंटरप्रेट इट एज रिस्क टेकन फॉर 1% ऑफ रिटर्न। रिस्क ओवर रिटर्न है ना, तो रिस्क पर परसेंट ऑफ रिटर्न, रिस्क पर परसेंट ऑफ रिटर्न। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की स्टडी हमें बता रही है कि दिस पोर्टफोलियो इज एफिशिएंट, दिस पोर्टफोलियो इज ऑफरिंग 1% रिटर्न एट लोअर रिस्क, दिस पोर्टफोलियो इज ऑफरिंग 1% रिटर्न एट हायर रिस्क। इन कंपैरिजन वी कैन असेस कि दिस पोर्टफोलियो हैज अ बेटर रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप एज इट इज ऑफरिंग
1% रिटर्न एट लोअर रिस्क। टोटल 7% रिस्क है, 18% रिटर्न के पीछे ना, तो पर 1% रिटर्न के पीछे रिस्क कितना होगा? टोटल 12% रिस्क है, 20% रिटर्न के पीछे, तो 1% रिटर्न के पीछे कितना रिस्क हुआ? तो y प्लस एक्स में 1% रिटर्न कमाने के लिए 0.6 रिस्क ले रहे हो, w प्लस एक्स में, y प्लस z में आप 1% रिटर्न के पीछे 0.39 रिस्क ले रहे हो। तो नेचुरली लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज बेटर, लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज बेटर। सो सिग्मा स्टॉक का लेना हो, सिग्मा टू एसेट पोर्टफोलियो का लेना हो, हमने सीखा सिग्मा इज द मेजर ऑफ रिस्क इन बिजनेस। बिजनेस से जो रिटर्न आ रही है, किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रही है, उसमें रिस्क, उसमें वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए पहला जो टूल हमने सीखा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक का कैलकुलेट करना सीख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन टू एसेट पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करना सीख लिया, और रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को स्टडी करके पोर्टफोलियो की एफिशिएंसी मेजर करने की, उसको भी हमने देखा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का टूल है जिसकी मदद से हम रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, और लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज बेटर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हैविंग लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंसिडर्ड एफिशिएंट पोर्टफोलियो। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, अभी तक जो हमारी लर्निंग है उस लर्निंग को लेके एक एक्टिविटी इलस्ट्रेशन 19 फैंटम। फैंटम्स में हमसे कहा क्या जा रहा है जी? एस्टिमेट विच ऑफ द पॉसिबल पोर्टफोलियोज इज द मोस्ट एफिशिएंट। विच ऑफ द पॉसिबल पोर्टफोलियोज इज मोस्ट एफिशिएंट। पढ़ते हैं सवाल फिर एफिशिएंट पोर्टफोलियो कौन सा, से बात करेंगे। फैंटम लिमिटेड विशेज टू बाय 1 million rupees ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द टू कंपनीज फ्रॉम अ चॉइस ऑफ 3 companies that it might wish to acquire at some future date. The companies are in different industries. Historical 5-year average data on risk and returns of 3 companies are shown below. Manjeet Food, Alta Communication, Leggy Printer 3 कंपनीज हैं। इनकी एवरेज एनुअल रिटर्न क्या है और इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न क्या है? ये रिटर्न है और ये रिस्क है, ठीक है, रिटर्न एंड रिस्क है। और कोरिलेशन बिटवीन मैंजीट एंड एल्टेक, एल्टेक एंड लेगी, एंड मैंजीट एंड लेगी। An advisor to Phantom has suggested that the decision about which shares to buy should be based upon selecting the most efficient portfolio of 2 shares. हमारे पास 3 कंपनीज हैं, 3 कंपनीज में से हमने कोई से 2 कंपनीज में 1 मिलियन इन्वेस्ट करना है। हमसे पूछा जा रहा है बताइए कौन सा पॉसिबल पोर्टफोलियो मोस्ट एफिशिएंट है। 3 पॉसिबल पोर्टफोलियो बनते हैं, मैंजीट प्लस एल्टेक, एल्टेक प्लस लेगी एंड मैंजीट प्लस लेगी। 3 पॉसिबल पोर्टफोलियो है, हमने 1 मिलियन ईच 2 कंपनियों में लगाना है। ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। हमसे पूछा जा रहा है इनमें से, हमें एडवाइस किया गया है जो मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो है बनेगा उसमें हमने पैसा डालना है। तो हमने मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो इन तीनों में से आइडेंटिफाई करना है। तो पोर्टफोलियो की एफिशिएंसी कंपेयर करने के लिए टूल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमें हर पोर्टफोलियो का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे आता है? सिग्मा ओवर रिटर्न। मतलब हमें हर पोर्टफोलियो का सिग्मा निकालना है और हमें हर पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है। हर पोर्टफोलियो 2 एसेट पोर्टफोलियो है। 2 एसेट पोर्टफोलियो का सिग्मा फार्मूला की मदद से आ जाएगा क्योंकि हमें कोरिलेशन भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन भी अवेलेबल है और प्रोपोर्शन भी अवेलेबल है। 1 मिलियन ईच मतलब 50-50, ठीक है। तो 2 एसेट पोर्टफोलियो के फार्मूला से हर पोर्टफोलियो का सिग्मा आने वाला है। और वेट पोर्टफोलियो की रिटर्न कैसे आती है? वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। तो जनाब मैंजीट प्लस एल्टेक ये इंडिविजुअल रिटर्न है, वेटेड एवरेज रिटर्न। जो पोर्टफोलियो उसकी वेटेड एवरेज रिटर्न ले लें। तो हमें बेसिकली जो डाटा अरेंज कर रहे हैं, मैं आपके सामने वो टेबल बनाता हूं जिसको आप पॉपुलेट करेंगे। हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19 की। हमारे पास पोर्टफोलियोज हैं, एक है जी मैंजीट प्लस एल्टेक, एक है एल्टेक प्लस लेगी और एक है मैंजीट प्लस लेगी। हमें इन पोर्टफोलियोज का सिग्मा कैलकुलेट करना है, सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। आप वर्किंग 1 से, वर्किंग 2 से, वर्किंग 3 से ये वाला फार्मूला 3 दफ़ा अप्लाई करेंगे, 3 पोर्टफोलियोज का सिग्मा आपको मिलेगा, ठीक है। आपको पोर्टफोलियो का सिग्मा चाहिए, आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहिए,
आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहिए और फिर आपने सिग्मा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेना है विच विल बी सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो ओवर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो मैं आपकी आसानी के यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है? वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द पोर्टफोलियो। और फिर हमने बात की थी जब हम हमारे प्रोजेक्ट्स में इक्वल 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट जानी है ना, और जब इक्वल वेट हो तो वेटेड एवरेज रिटर्न इज इक्वल टू सिंपल एवरेज। मतलब जरा देखो यहां पे, मतलब आप इसको फॉर एग्जांपल मैनजीत की रिटर्न है 11%, 11% इंटू 0.5 करो 50% वेट, प्लस एलटेक 20% इंटू 0.5 करो, या अल्टरनेटिवली 11 प्लस 20/2 कर दो, एक ही बात है। ठीक हो गया, क्योंकि वेट इक्वल है। अगर वेट होता ना 70-30 तो हमें ऐसे ही कैलकुलेट करनी थी वेटेड एवरेज, लेकिन हमारा वेट 50-50 है। हम इक्वल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, 1 मिलियन मैनजीत में 1 मिलियन एलटेक में, ऐसे ही है ना। तो जनाब मैनजीत और एलटेक 11 प्लस 20/2 कितना आया? 15.5%। जी इसका नेक्स्ट बोलिए, एलटेक प्लस लेगी 20 प्लस 14 डिवाइड विद 2 17, फिर है जी 11 प्लस 14 डिवाइड विद 2 12.5। लीजिए जी, ये काम मैंने आपका कर दिया। अब आपको 2 एसेट पोर्टफोलियो की मदद से 3 सिग्मास कैलकुलेट करने हैं। जी जैसे जैसे कैलकुलेट करते जाएं सिग्मा मुझे बताते जाइएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैंने रजिस्टर नहीं करा। इससे पहले मैं जब भी आपसे कोई फार्मूला यूज़ करवाता था ना, मैं आपसे कहता था परसेंटेज का फ्रैक्शन डालते हैं फार्मूला में, बट यहाँ पे हम परसेंटेज का फ्रैक्शन नहीं डाले, परसेंटेज का डिजिट ले रहे हैं। 5.29% है, मैंने इसको 5.29 फीड किया है। सो सिग्मा के फार्मूला में ये अपने ख्याल रखना है। बात का ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, आपने रजिस्टर नहीं किए होते, एग्जाम में जब चीज़ें सामने आती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना चाहिए। सो ये छोटी छोटी बातें रजिस्टर करके चला कीजिए। चीज़ों को आप क्लास में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, सोचते नहीं हैं उनके बारे में, और जब खुद पे पड़ती है तो आप डिसीजन नहीं ले पाते कि आपको कैसे चलना है। तो प्रोपोर्शन तो यहां पे भी 0.5 का ही है। सिग्मा इंडिविजुअल स्टॉक्स का आप लेंगे, कोरिलेशन आप लेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स का। 2 एसेट पोर्टफोलियो का रिस्क लेने के लिए फार्मूला पेज 175 के बॉटम पे तकरीबन अवेलेबल है। जी मैनजीत प्लस एलटेक सिग्मा क्या है? 16.81। ये भी परसेंटेज में आएगा जी हमारा। जी वेरीफाई करते जाएगा कैलकुलेशन, कोई डिसएग्रीमेंट हो तो पूछिएगा, फिर हम उस पर बात कर लेंगे। हम बोर्ड पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
In case of disagreement, AML. 21.03. $17.12. 17.12 वेरीफाई कीजिए कैलकुलेशन। कोई डिसएग्रीमेंट है तो बताइए। जी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आता है? M 1.08, 1.24, 1.37 और मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो इज वन वेयर वी हैव द लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन M+A। तो हमें जिस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करनी है वो M+A में है। 1 मिलियन ईच इन 2 कंपनीज इन्वेस्ट करना है हमें, तो ये है वो 2 कंपनीज जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? किसी कैलकुलेशन पे कोई डिसएग्रीमेंट, कोई चीज़ समझ नहीं आई, पूछिएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे मैंने कहा हमें एग्ज़ाम में रीसेंट टाइम में इन पे कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आता, तो मुझे लगता है जैसे मैंने कल बोला था, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो एग्जांपल्स हम कर रहे हैं, इनकी एक एक दफ़ा इन्हीं की रिवीजन शुड बी इनफ फॉर यू, कि आपके हाथ से ये फार्मूलाज गुजरे हों, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने एब्जॉर्ब किए हों। इससे ज़्यादा शायद हमें कुछ नहीं चाहिए होगा इनमें। अच्छा जी, हम एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे पास एक और फॉर्मूला अवेलेबल है, 3 एसेट पोर्टफोलियो। अगर हमें 3 एसेट पोर्टफोलियो दिया जाए और बनाने को कहा जाए, तो 3 एसेट पोर्टफोलियो का रिस्क भी हम इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये वही बेसिक जो 2 एसेट पोर्टफोलियो का फार्मूला, तो उसी की एक्सटेंशन है। उसमें वो 2 एसेट के जैसे था ना, सिग्मा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स का वेट ऑफ ए स्क्वायर कर दिया, प्रोपोर्शन का मतलब वेट है, सिग्मा बी स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी स्क्वायर, ये वही कंपोनेंट्स है। तीसरा आ गया सिग्मा सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। पहले चूंकि आगे सिर्फ 2 ही एसेट थे, तो एक ही कंपोनेंट ये वाला बना था, ये 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी, कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी, सिग्मा ऑफ ए सिग्मा ऑफ बी। लेकिन अब चूंकि 3 एसेट है, 3 कॉम्बिनेशन बन गए, ए बी का कॉम्बिनेशन, ए सी का कॉम्बिनेशन, बी सी का कॉम्बिनेशन। एक्सटेंडेड फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। हम एक दफा उसको हाथ से अपने गुजार लेते हैं इस कैलकुलेशन को। ये फार्मूला आपके सामने है, डाटा आपके पास पेज 178 के सेंटर में इलस्ट्रेशन 20। मैं आपके सामने चलो बोर्ड पे डाटा रख लेता हूं, किताब अपने सामने फार्मूला खोल लीजिए, डाटा मैं बोर्ड पे ले आता हूं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 20 का डाटा है और फार्मूला आपका पेज 177 पे ये अवेलेबल है। पेज 177 के लोअर हाफ में ये फार्मूला है। उस फार्मूला को सामने रखते हुए इस डाटा को सॉल्व कीजिए और मुझे 3 एसेट पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करके दीजिए जी इसका। A portfolio consists of 3 securities A, B and C with the following characteristics. Expected return A, B, C की क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन A, B, C की क्या है, कोरिलेशन A, B, B, C और AC का क्या है। तीनों सिक्योरिटीज इक्वली वेट को मिला में 1/3 मिलाएं तो इन तीनों का पोर्टफोलियो बनाएं। अगर A, B, C 1/3 इक्वल वेट में मिला के पोर्टफोलियो बनाएं तो उस पोर्टफोलियो का रिस्क क्या बनेगा।
आपका वेट है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये जो इक्वली वेट उसने कहा है, 3 आपके पोर्टफोलियो में इक्वल वेट में सिक्योरिटीज आएंगे। तो जनाब बताइए क्या बनता है आपका यहां से 3 एसेट पोर्टफोलियो का रिस्क। थ्री एसेट पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करना है। फार्मूला पेज 177 पे यूज़ करते हुए, बुक पेज 177 की बॉटम पे फार्मूला है। ABC 3 स्टॉक्स आपके सामने है और ABC को ही लेके ये फार्मूला बनाया गया है। और ये आपका WA, WB और WC की वैल्यूज़ मैंने आपको दे दी। इक्वल वेट का मतलब WA, WB, WC ये है। रिस्क या रिटर्न। इलस्ट्रेशन 20 में आपने कहा सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो इज 17.67 एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज 15%। वेरीफाई कीजिए कैलकुलेशन। जी, वो डिसएग्रीमेंट है तो बताइए, इन एग्रीमेंट है तो भी बताइए। 16.58। इसका मतलब जी कोई तीसरा उम्मीदवार, ताकि हमें पता लगे कि किसको रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव नेगेटिव का भी ख्याल रखना है आपने।
17.67. अच्छी सिंपल कैलकुलेशन थी, एवरेज रिटर्न लेनी थी हमने, वेटेड एवरेज रिटर्न सिंपली क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन था, तीनों की रिटर्न सम अप करके डिवाइड बाय 3 होना था। स्टैंडर्ड डिवीजन की फार्मूला है, वैल्यूज़ को उनमें सिंपली प्लेस करके हमने कैलकुलेट करना था। जी, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो इज 15% with plus minus probability with plus minus chance of 17.67%. अच्छा जी, इसको डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अब हमने अभी तक जो हमने बात की है, हमने ये सीखा है कि हम किसी इंडिविजुअल स्टॉक में रिस्क को एज स्टैंडर्ड डिवीजन मेजर कर सकते हैं, और फिर हमने अपने नॉलेज को एक्सटेंड किया कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं या रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को इंप्रूव कर सकते हैं बाय बिल्डिंग अप पोर्टफोलियो। हमने जैसे देखा था कल भी कि हमने ए स्टॉक एवेल्युएट किया जिसका रिस्क 5.29% था, हमने बी स्टॉक को एवेल्युएट किया जिसका रिस्क 9.16% था, हमने दोनों का पोर्टफोलियो बनाया 50% पे तो रिस्क 2% पे आ गया, हमने दोनों का आज चेक किया 70-30 पे पोर्टफोलियो बनाया तो रिस्क 1% पे आ गया। तो हमने यहां पे सीखा कि हम अगर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेते हैं बिजनेस में, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न है उसमें वॉलेटिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन इज अ मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी इन द अर्निंग। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय बिल्डिंग अप अ पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन बिजनेस। अच्छा, नाउ इफ आई आस्क यू कि भाई ठीक है, हम रिस्क कम तो कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, बट क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट से रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं? हम बिजनेस में प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करें, कैन वी अचीव अ कांस्टेंट इनकम स्ट्रीम? रिस्क एलिमिनेट का मतलब यही है ना, इनकम स्ट्रीम कांस्टेंट हो जाए, एवरी ईयर सेम प्रॉफिट। तो मैं फिर दोबारा सवाल पूछता हूं, क्या हम डाइवर्सिफिकेशन से बिजनेस से अपनी रिटर्न को कांस्टेंट कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग द रिस्क? रिस्क रिड्यूस तो हो रहा है, इन अदर वर्ड्स क्या हम रिस्क एलिमिनेट कर सकते हैं बिजनेस से रिटर्न पे? द आंसर इज नो। बिजनेस तो बिजनेस है भाई, ठीक है। अगर रिस्क एलिमिनेट हो गया तो बिजनेस किस चीज का रहा? तो बिजनेस से रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता, रिड्यूस हो सकता है। बिजनेस से आपकी रिटर्न पे जो वॉलेटिलिटी है, जो रिस्क है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, एलिमिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, इस डिस्कशन की बेसिस पे फिर हम अपने रिस्क को दो हिस्सों में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहती है जी फिर रिस्क के आपके दो टाइप्स हैं बेसिकली। आपकी अर्निंग में जो वॉलेटिलिटी है उसके पीछे दो रीजंस हैं। एक रीजन कहलाएगी अनसिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा कंपोनेंट कहलाएगा सिस्टमैटिक रिस्क। हमने कहा हमारी अर्निंग में वॉलेटिलिटी है, उसको डाइवर्सिफिकेशन की मदद से हम रिड्यूस कर सकते हैं। हमारी वॉलेटिलिटी इतनी है, डाइवर्सिफिकेशन करें रिड्यूस हो जाएगी, जीरो नहीं हो सकती। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहती है इसका मतलब आपकी रिटर्न पे ये जो रिस्क है उसके दो टाइप्स हैं, एक अनसिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क हम कहते हैं उस पार्ट ऑफ रिस्क को विच कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, इसको प्रोजेक्ट रिस्क भी कहा जाता है। और सिस्टमैटिक रिस्क उस रिस्क को कहा जाता है विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, इसको मार्केट रिस्क भी कहा जाता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो डाइवर्सिफिकेशन से खत्म हो जाता है उसको हम प्रोजेक्ट रिस्क भी कहते हैं, और सिस्टमैटिक रिस्क जो डाइवर्सिफिकेशन से खत्म नहीं होता उसको हम
मार्केट रिस्क भी कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इन दोनों रिस्क को समझने के लिए। ये हमारी डिस्कशन अब आगे, रिस्क की हमने एक अंडरस्टैंडिंग ली थी, रिस्क की हमने एक कैलकुलेशन देखी थी, अब हम उस रिस्क की अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम आप अपनी होल ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में डालें। अगर बड़ी बेसिक सी मैं एग्जांपल लेता हूं, सिंपल एग्जांपल रखते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर से आपकी इनकम बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करती है, लेकिन मैं कहता हूं एक बड़ा अहम फैक्टर है कि हमारी लोकल कॉटन क्रॉप की क्वालिटी कैसी रहती है और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करते हैं हम लोकल कॉटन क्रॉप। सो अगर तो सीजन लगा हमारा कॉटन क्रॉप का अच्छा, बेतहाशा कॉटन प्रोड्यूस इंटरनली, क्वालिटी कॉटन की अच्छी हुई, तो वी विल बी, आवर बिजनेस विल बी एबल टू बाय गुड क्वालिटी कॉटन एट अ मच लोअर प्राइसेस। एज अ रिजल्ट we will be able to produce products at a much competitive cost. We will be able to quote much better prices to our customer. As a result, our business is expected to generate good returns in those seasons. ठीक है, हमने कहा जी टेक्सटाइल बिजनेस में इनकम लार्जली डिपेंड कर रही है से क्वालिटी ऑफ द कॉटन क्रॉप इन द कंट्री में। अब किसी साल खुदा ना खासा कॉटन क्रॉप में पड़ गए कीड़े, ठीक है जी, कुछ सुंडी गुलाबी नीली पीली आ गई, कॉटन क्रॉप होगी खराब, तो अब एक कॉटन क्रॉप के खराब होने से हमारी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम थी वो इफेक्ट होगी। ठीक हो गया, तो मैंने कहा जी मैंने सारी इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में की हुई थी, टेक्सटाइल सेक्टर की सारी इनकम डिपेंडेंट थी कॉटन क्रॉप की क्वालिटी पे, एक कॉटन क्रॉप खराब हुई, मेरी 100% इनकम स्ट्रीम इफेक्ट हो गई। हल क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। लेट्स अज्यूम मैंने डाइवर्सिफिकेशन का फैसला किया, मैंने कहा यार मैं सारा पैसा टेक्सटाइल में डालता, मैं अपने पैसे के से 10 हिस्से कर देता हूं इन्वेस्टमेंट के, कुछ टेक्सटाइल में, कुछ पॉलिएस्टर में, कोई ऑयल रिफाइनरी, कोई लीजिंग, कोई कार मैन्युफैक्चरर एटसेट्रा, शुगर, सीमेंट, 10 सेक्टर में बांट दिया मैंने। अब क्या होगा कि जब मैंने पैसा बांट दिया, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर ली, इन दिस सिचुएशन इफ कॉटन क्रॉप गेट्स इफेक्टेड, पहली बात मेरी इनकम का सिर्फ जो टेक्सटाइल सेक्टर से हिस्सा आता है ना, ओनली दैट विल गेट अफेक्टेड। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट की इनकम इफेक्ट नहीं हुई, मेरी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% जो हिस्सा है उसकी इनकम इफेक्ट हुई। एंड देयर इज एवरी लाइकलीहुड कि जिस साल कॉटन क्रॉप के खराब होने से कॉटन कम बने, उस साल शायद पॉलिएस्टर की सेल बढ़ जाए, पॉलिएस्टर बेस्ड फैब्रिक की सेल बढ़ जाए, तो मेरा शेयर कुछ पॉलिएस्टर बिजनेस में भी तो है ना, तो शायद मेरा टेक्सटाइल में बिजनेस नीचे जाने से वहां पे मुझे कम प्रॉफिट्स आए, तो शायद पॉलिएस्टर का बिजनेस उसको कंपनसेट कर दे। ठीक हो गया, तो हमने कहा कि हमने बाय डाइवर्सिफाइंग इन दिस एग्जांपल जो मैंने आपसे कोट की, हम अपनी इनकम पे कॉटन क्रॉप के खराब होने के इफेक्ट को काफी हद तक अवॉइड कर लेते हैं। अगर हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया, कॉटन क्रॉप के खराब होने से टेक्सटाइल बिजनेस इफेक्ट हुआ, मेरी सारी इनकम इफेक्ट होगी। मैंने डाइवर्सिफाई कर लिया, कॉटन क्रॉप के खराब होने से टेक्सटाइल बिजनेस इफेक्ट हुआ, मेरा सिर्फ एक कंपोनेंट इफेक्ट होता है, लेकिन देयर इज एवरी लाइवलीहुड के दूसरे कंपोनेंट में उसकी कंपनसेशन मुझे मिल जाए। तो मैं कह सकता हूं सेफली कि बाय डाइवर्सिफाइंग मैंने अपनी इनकम को कॉटन क्रॉप के खराब होने के असरात से बचा लिया। डाइवर्सिफाई कर लिया ना जब मैंने, तो अब कॉटन क्रॉप खराब होती है, खुदा ना खासा तो होती रहे, मेरी इनकम पे उसकी खराबी का असर नहीं है। दिस इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। कॉटन क्रॉप का खराब होना, इसको प्रोजेक्ट रिस्क भी कहा जाता है। यह सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर का रिस्क है, एक खास सेक्टर का रिस्क है जिससे हम बच सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। मैंने आपको मिसाल दी, कॉटन क्रॉप का खराब होना टेक्सटाइल सेक्टर को सिर्फ इफेक्ट कर रहा है, इसका सीमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इसका ऑयल रिफाइनरी पे, शुगर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को इफेक्ट कर रहा है, और हम इसके असरात से बच सकते हैं अगर डाइवर्सिफाई कर लें। दिस इज कॉल्ड अनसिस्टमैटिक या प्रोजेक्ट रिस्क भी हम इसको कह रहे हैं। हम इसको प्रोजेक्ट रिस्क भी कह रहे हैं, इसको स्पेसिफिक रिस्क भी कह रहे हैं, इसको यूनिक रिस्क भी कह रहे हैं, हम इससे बच सकते हैं। अच्छा, अब मैंने कर लिया डाइवर्सिफाई। अब मेरा दूसरा सवाल था कि क्या डाइवर्सिफाई करने से मैं हर तरह के असरात ऑन माई इनकम उससे बच गया हूं? आंसर इज नो। मैं इंडिविजुअल किसी प्रोजेक्ट का इंपैक्ट मेरी इनकम पे, उससे तो मैं बचा हूंगा शायद, लेकिन देयर आर सर्टेन फैक्टर विच इफेक्ट्स all businesses across the board. For example, interest rates changes,
अब मैं टेक्सटाइल में हूं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, शुगर में इन्वेस्टमेंट की हुई, सीमेंट में की हुई है। अगर सारे बिजनेसेस गियर्ड है तो स्टेट बैंक ने बेस रेट बढ़ाए, हर बिजनेस की फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई। तो जितना मर्जी डाइवर्सिफाई कर लूं, इंटरेस्ट रेट्स के चेंजेस के असरात से मैं नहीं बच सकता। टैक्स रेट्स जितना मर्जी डाइवर्सिफाई कर लूं, टैक्स रेट की चेंजेस के असरात से मैं नहीं बच सकता। दिस इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। ठीक है, तो हमने कहा जी हम हमारे बिजनेस, हमारी इनकम को जो किसी बिजनेस से आती है, दो तरह के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। बेसिकली हमने क्या कहा कि अर्निंग वॉलेटिलिटी इज रिस्क, लेकिन अर्निंग वॉलेटिलिटी किसी वजह से होती है ना। बेसिकली देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी अर्निंग हिलती है। तो हम कह रहे हैं हमारी अर्निंग जो हिल रही है उसको अनसिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर भी हिलाते हैं। लाइक टेक्सटाइल बिजनेस की अर्निंग को कॉटन क्रॉप का खराब होना, अच्छा होना ये भी लाता है, और टेक्सटाइल सेक्टर से अर्निंग को इंटरेस्ट रेट्स, टैक्स रेट्स वो भी असरात डालते हैं उस पर। तो हमने कहा जी कुछ फैक्टर्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हैं, जैसे कॉटन क्रॉप का खराब होना, कुछ फैक्टर्स मार्केट स्पेसिफिक हैं। ठीक है, वो किसी एक बिजनेस को फैक्ट नहीं कर रहे, वे क्रॉस द बोर्ड फैक्ट करते हैं। तो हम जब डाइवर्सिफाई करते हैं तो अनसिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर के असरात से हम अपनी इनकम को बचा सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर के असरात से हम इनकम को अपनी नहीं बचा सकते, जितना मर्जी डाइवर्सिफाई कर लें। अच्छा, इसमें मजीद फिर जब रिसर्च होती है तो वो रिसर्च हमें बताती है कि डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप अच्छी डाइवर्सिफिकेशन कर पाते हैं तो अपनी टोटल रिस्क में से आप तकरीबन 2/3 ऑफ द रिस्क एलिमिनेट कर पाते हैं। डोमेस्टिक लेवल पे तकरीबन 2/3 ऑफ द रिस्क इज अनसिस्टमैटिक, 1/3 ऑफ द रिस्क इज सिस्टमैटिक। मतलब अपनी अर्निंग वॉलेटिलिटी को आप 1/3 पे ला सकते हो विद गुड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक लेवल पे। और अगर अपनी डाइवर्सिफिकेशन इंटरनेशनल ले जाओ, मतलब आप सिर्फ पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपने इंग्लैंड में भी इन्वेस्टमेंट कर दी, यूएस में भी कर दी, चाइना में भी कर दी। तो जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में आप जाते हो तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो डोमेस्टिकली तो सिस्टमैटिक होते हैं, इंटरनेशनली वो अनसिस्टमैटिक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंटरेस्ट रेट की बात ही करें तो हो सकता है पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़े हों, यहां पे हमारे बिजनेस में अर्निंग इंटरेस्ट रेट बढ़ने से नीचे जा रही है, एट द सेम टाइम शायद चाइना में इंटरेस्ट रेट गिर रहे हो, वहां पे सेम टाइम पे हमारी अर्निंग इंटरेस्ट रेट के गिरने से बढ़ रही हो। तो कुछ फैक्टर जो डोमेस्टिकली अनसिस्टमैटिक है, जैसे इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में इट इज सिस्टमैटिक, बट इंटरेस्ट रेट ग्लोबल बिकम्स अनसिस्टमैटिक। टैक्स रेट पाकिस्तान में टैक्स रेट इज सिस्टमैटिक, बट टैक्स रेट ग्लोबल में जाओ इट विल बिकम अनसिस्टमैटिक, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमने ग्लोबली डाइवर्सिफाई कर लिया तो हमने एक फैक्टर के इफेक्ट ऑन आवर अर्निंग को डाइल्यूट कर दिया। हम इस तरह कहें कि पहले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट थी, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से हमारी सारी अर्निंग इफेक्ट होती थी, अब हमारी आधी अर्निंग आधी इन्वेस्टमेंट चाइना में है। अब पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़े तो जरूरी नहीं चाइना में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, कम भी हो सकते हैं, मैं कहता हूं कम नहीं हुए। अगर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो क्या हमारी सारी अर्निंग इफेक्ट होगी? हमने अपनी अर्निंग पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के असरात को कुछ ना कुछ तो मैनेज कर लिया ना थ्रू इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। तो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करने से कुछ फैक्टर्स जो लोकली सिस्टमैटिक समझे जाते हैं, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन में वो भी अनसिस्टमैटिक हो जाते हैं। एंड इट रिसर्च शोज कि 90% ऑफ द रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे विद इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। सो लोकली डाइवर्सिफाई करो, 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेज होता है। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन में चले जाओ तो 90% ऑफ द रिस्क मैनेज कर सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क जीरो नहीं हो सकता आपकी इन्वेस्टमेंट से। जी, एनी क्वेश्चन? सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात की हमने। सिस्टमैटिक रिस्क को हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं। जी बेटा। शुरू में हमने रिस्क पढ़ना शुरू किया था तो हमने डिस्कस किया था कि इसमें बेस रेट और जो क्रेडिट रेटिंग होती है उसकी वजह से ये रिस्क जो है ये बढ़ते हैं। बेटा क्रेडिट रेटिंग की बात हमने शायद कभी की थी, तो वो हमने शायद लेंडर के रेफरेंस से बात नहीं कर रहे थे, हम डिवेंचर्स की बात कर रहे थे, लेंडर की बात कर रहे थे। अब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। ये सारी कहानी हमारी शुरू कहां से हुई कि भाई बिजनेस बदलता है तो रिस्क बदलता है, रिस्क बदलता है तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर बदलता है। ये हमारी डिस्कशन सारी उधर से शुरू हुई है। जी, एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल? यहां तक हम बिजनेस में रिस्क मेजर करना सीख रहे हैं और फिर हमने सीखना है कि बेस्ड ऑन रिस्क इन द बिजनेस इक्विटी इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगी। यहां से हमारी कहानी शुरू हुई है जी। ठीक है, अभी हम इस बात को ही लेके चलते जा रहे हैं
पहले हमने रिस्क की मेजरमेंट की बात शुरू की, रिस्क को एज स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पहचाना और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सिक्योरिटी कैलकुलेट की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 एसेट पोर्टफोलियो कैलकुलेट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 एसेट पोर्टफोलियो कैलकुलेट की। यहां पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की जान पे छोड़ दी, हम उससे आगे चले गए हैं। हमने कहा जी स्टैंडर्ड डेविएशन तो बिजनेस रिस्क की बात कर रहा है, लेकिन रिस्क तो दो तरह का है। वहां पे हमने बात खत्म की, हमने ये नहीं कहा ये सब बेकार हो जी, ये दिस इज वन वे टू लुक एट द रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका इस्तेमाल भी हमने सीख लिया। अब हम डिस्कशन को फर्दर एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि रिस्क तो दो तरह का है, सिस्टमैटिक भी है, अनसिस्टमैटिक भी है। डिस्कशन को एडवांस लेवल पे ले जाते हुए अब हम अपनी रिस्क की अंडरस्टैंडिंग को मजीद रिफाइन करेंगे, फिर रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीखा था, जो हमें रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप बता रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब हम रिस्क को डिफाइन कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं थोड़ा सा, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक, और फिर रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप की भी रीडेफिनेशन आने वाली है जल्दी। अच्छा जी, हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है। जब भी हमने बात की सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क को लेके, हमसे कहा जा रहा है जी आर दी एग्जांपल्स ऑफ सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। हमें ये 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स हैं, हमने इसे बताना है इनमें से सिस्टमैटिक कौन सी है और अनसिस्टमैटिक कौन सी है। द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव impacted the volatility of earning of Chalkpick Company, a manufacturer of chocolate biscuits and cereals. Chalkpick Company जो चॉकलेट बिस्किट्स और सीरियल बनाती है, उसकी अर्निंग इन फैक्टर की वजह से हिली है। हमने बताना है इनमें से कौन से फैक्टर सिस्टमैटिक है, कौन से अनसिस्टमैटिक है। ध्यान में रखिएगा, सिस्टमैटिक फैक्टर वो है, अनसिस्टमैटिक फैक्टर पहले बात कर लें। अनसिस्टमैटिक फैक्टर वो है जो सिर्फ इस बिजनेस की अर्निंग को हिला रहा है, और सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर वो है जो इसकी नहीं, अक्रॉस द मार्केट सबकी अर्निंग हिला रहा है। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इज इट सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक? दिस इज सिस्टमैटिक। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कोको बीन्स, अनसिस्टमैटिक, बिल्कुल ठीक है जी। लेजिस्लेशन चेंजिंग द रूल्स ऑन टैक्स रिलीफ फॉर इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स, सिस्टमैटिक। ग्रोथ इन इकोनॉमी ऑफ कंट्री वेयर चॉकपिक कंपनी इज बेस्ड, इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है, तो इकोनॉमी से एक कंपनी तो नहीं इफेक्ट होती ना, अक्रॉस द बोर्ड। गवर्नमेंट एडवाइस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग ब्रेकफास्ट, दिस इज अनसिस्टमैटिक, क्योंकि सीमेंट नहीं लोग खाना शुरू कर देंगे, सीरियल्स ही खाएंगे। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट इन चॉकपिक कंपनीज मेन फैक्ट्री, अनसिस्टमैटिक। कंपनी एक फैक्ट्री में अनरेस्ट है तो उस फैक्ट्री की अर्निंग इफेक्ट होगी ना, किसी और बिजनेस पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या डिफरेंस है? और अच्छा, यहां से फिर हमारी थोड़ी सी जो कहानी शुरू हुई थी ना कि भाई रिस्क मेजर करना सीखो किसी बिजनेस में, और फिर उस रिस्क की बेस पे देखो इक्विटी इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा, ताकि केई आए और फिर वैक बन सके। हम निकले किस में? डाइवर्सिफिकेशन करनी हो तो वैक कहां से आएगा? कहानी वहां से शुरू हुई थी कि डाइवर्सिफिकेशन करनी हो तो वैक के लिए केई को रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी हमारी कोई कैलकुलेशन रिवाइज नहीं होगी वैक में, बाकी सारी कैलकुलेशन वैक की वैसे ही रहेंगी जो हमने पहले सीख ली है, सिर्फ केई को रिवाइज करने हैं। क्योंकि हमने पहले सीखा था केई डीवीएम से निकालना, तो डीवीएम से जो केई आता है वो तो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस का केई है। अगर हम नए बिजनेस में जा रहे हैं उसका तो रिस्क फर्क होगा, उसका केई फर्क होगा। हम यहां से डिस्कशन कहां से शुरू हुई थी कि नए बिजनेस में जा रहे हो जिसका रिस्क फर्क है, तो लेट्स फाइंड आउट द वे टू मेजर द रिस्क इन द न्यू बिजनेस, एंड देन बेस्ड ऑन दैट रिस्क रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम रिस्क की बात कर रहे थे, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते हमने जो बात की है कि बिजनेस में जो रिस्क होता है वो तो दो तरह का होता है, एक सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक। और अनसिस्टमैटिक रिस्क तो डाइवर्सिफिकेशन से मैनेज हो सकता है। तो यहां पे फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहती है कि इन्वेस्टर शुड बी रैशनल, इन्वेस्टर शुड बी रैशनल एंड इन्वेस्टर शुड बी कैरिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। एज अ रिजल्ट, व्हेन एन इन्वेस्टर इज एंटरिंग इनटू अ न्यू बिजनेस, investor, it will be assumed that investor has managed its unsystematic side of the risk. फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहती है कि इन्वेस्टर जब किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने जाता है, हम इक्विटी इन्वेस्टर की बात करें बाय द वे, जब वो किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने जा रहा है तो इट विल बी assumed कि इन्वेस्टर इज रैशनल एंड इन्वेस्टर हैज ऑलरेडी मैनेज्ड इट्स अनसिस्टमैटिक रिस्क। सो एज अ रिजल्ट
investing in any new business, investor will be only exposed to systematic risk. So accordingly, investor should expect return against systematic risk only. Total risk higher होता है, systematic risk कम होता है. तो भाई टोटल रिस्क अगेंस्ट बिजनेस वर्ल्ड रिटर्न नहीं देती, बिजनेस वर्ल्ड आपको सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क अगेंस्ट रिटर्न देती है. तो हमने कहा हम एक बिजनेस में रिस्क मेजर करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे इक्विटी इन्वेस्टर को कितनी रिटर्न मिलनी चाहिए. के शुरू की बात थी, अब हम कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा. हम देखेंगे किसी नए बिजनेस में, फॉर एग्जांपल हम टेक्सटाइल बिजनेस करते हैं, हम सीमेंट की फिजिबिलिटी करना चाहते हैं, हम देखेंगे सीमेंट बिजनेस का सिस्टमैटिक रिस्क कितना है और बेस्ड ऑन इट्स सिस्टमैटिक रिस्क इक्विटी इन्वेस्टर को क्या रिटर्न आनी चाहिए. तो हमने जो डिस्कशन शुरू की थी रिस्क मेजर करना, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप बनाना, वो थोड़ी सी मोल्ड होते हुए यहां पे पहुंच गया है. सिस्टमैटिक रिस्क मेजर करना और सिस्टमैटिक रिस्क बेस्ड रिटर्न मेजर करना, एक इक्विटी इन्वेस्टर की रिटर्न की बात हो रही है. ठीक है, किसी नए बिजनेस में जा रहे हो, नए बिजनेस का सिस्टमैटिक रिस्क कैसे मेजर किया जाएगा और बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ एनी बिजनेस हम इक्विटी इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे ले सकते हैं. के वही निकाला था ना हमने. ये थोड़ी सी कहानी हमारी चलते चलते यहां पे पहुंची. अब ये मसले रह गए. तो जो दो क्वेश्चन थे, लोग दो क्वेश्चन अब रिफ्रेज हो गए. यहां पे हमने कहानी कल दो क्वेश्चन से शुरू की थी, सारी डिस्कशन सिग्मा सुग्मा करने के बाद ये दो क्वेश्चन में रिफ्रेज कर दिए हैं आगे चलने के लिए. जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? इन दोनों क्वेश्चन का जवाब हमें मिलता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से. कैपम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इससे हमें जनाब दोनों सवालों का जवाब मिलेगा. Capital asset pricing model helps to develop an equation which should serve as a decision rule for appraising any investment opportunities, the risk characteristics of which are different than the stock market as a whole. अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने बिल्कुल एक डायरेक्ट इक्वेशन पे आपको ले जाता हूं और उसके बाद मैं इसको एलैबोरेट कर देता हूं. ये जी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की एक इक्वेशन, हम यहां से इसको समझ लेते हैं. कैपिटल एसेट प्राइसिंग के तहत के निकालने का तरीका क्या है? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. ये टर्म्स जो हमने यहाँ पे इसमें जो एब्रीविएशन यूज हो रही है मैं इनको एलैबोरेट करता हूँ, आगे फिर हम इनको समझते जाएंगे, डिस्कशन करते जाएंगे. वो सारे गुफ्तगू का निचोड़ यहाँ पे आ रहा है. बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क इन एनी बिजनेस. कैसे कैलकुलेट करेंगे बीटा, उस पर हम बात करेंगे, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क इन एनी बिजनेस एंड बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक रिस्क व्हाट शुड बी के फ्रॉम दैट बिजनेस. ये रिलेशनशिप भी आ गया. सो सिस्टमैटिक रिस्क की मेजरमेंट यूजिंग बीटा एंड बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक रिस्क व्हाट शुड बी के, ये इक्वेशन कैपम की. तो हमारे जो दो सवाल थे ना, उन दोनों का जवाब ये इक्वेशन में है. इस इक्वेशन को अब हम समझेंगे, इसके कंपोनेंट्स को हम जरा एब्जॉर्ब करेंगे, लर्न करेंगे और आगे चलेंगे. अच्छा, इस इक्वेशन में एक कंपोनेंट है RF. RF से मुराद होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स. रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज. रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट या रिस्क फ्री सिक्योरिटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्कुल ठीक है. सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट बॉडीज, उनको हम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज कहते हैं. ठीक है. सो रिटर्न ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड बाय आइदर एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक, उसको हम रिटर्न ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड RF, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. RM से मुराद है यहां पे, इसको डिफरेंट अंदाज में इंटरप्रेट किया जा सकता है. इसको हम बेसिकली अगर कहा जाए इन रियल सेंस तो RM आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी एवरेज रिटर्न. कंसिडरिंग स्टॉक मार्केट एज अ होल एज वन पोर्टफोलियो. अगर आप स्टॉक मार्केट एज अ होल को वन पोर्टफोलियो समझो, पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और हर स्टॉक मार्केट में जो हर कंपनी लिस्टेड है उसकी इंडिविजुअल रिटर्न कैलकुलेट करो. इंडिविजुअल रिटर्न, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन ओवर द प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. हर स्टॉक की इंडिविजुअल रिटर्न लो, स्टॉक मार्केट के सारी कंपनीज का, और हर स्टॉक का वेट लो स्टॉक मार्केट में कितना है, और वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट लगाओ. स्टॉक मार्केट इज अ पोर्टफोलियो जिसमें से 1000 कंपनीज लिस्टेड हैं, 1000 कंपनीज की इंडिविजुअल रिटर्न, 1000 कंपनीज की वेट
इन द पोर्टफोलियो एंड देन वेटेड एवरेज रिटर्न। थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये है आरएम, जिसको हम कह रहे हैं एवरेज रिटर्न ऑफर्ड बाय इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट। स्टॉक मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी एवरेज रिटर्न, इसको पोर्टफोलियो एमबी कहा जाता है, मार्केट पोर्टफोलियो भी कहा जाता है कि जी मार्केट पोर्टफोलियो की रिटर्न, उसको हम आरएम कहते हैं। मार्केट पोर्टफोलियो से मुराद थ्योरेटिकली स्पीकिंग ऑल द कंपनीज लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट, उसको एक पोर्टफोलियो कंसीडर करते हुए उसका पोर्टफोलियो रिटर्न बना लो, दैट इज आरएम। इसको एवरेज इक्विटी रिटर्न ऑफर्ड बाय मार्केट भी कहते हैं। एंड बीटा इज सिस्टमैटिक रिस्क इन एनी बिजनेस, उसको अभी हम एलैबोरेट करेंगे मजीद। जी यहां पे पढ़े, यहां पे कोई चीज ऐसी लिखी हुई है जो मैंने भी नहीं समझाई आपको। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्लियर हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड बाय स्टॉक मार्केट ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो गया। हाँ, आरएम माइनस आरएफ को हम इक्विटी रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। मतलब आरएफ इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, आरएम इज एवरेज इक्विटी रिटर्न ऑफर्ड बाय मार्केट, एंड आरएम माइनस आरएफ इज इक्विटी रिस्क प्रीमियम, कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने पे एडिशनल रिटर्न कितनी आ रही है, मतलब जीरो रिस्क है तो रिटर्न कितनी है, और इक्विटी का रिस्क लोगे, एवरेज रिस्क ऑफ द मार्केट लोगे तो रिटर्न कितनी है। मार्केट आपको विदाउट रिस्क क्या रिटर्न दे रही है, विद रिस्क क्या दे रही है। इक्विटी रिस्क अगर लेते हो एवरेज मार्केट का तो रिटर्न क्या, इसको प्रीमियम कहा जाता है। तो मार्केट रिटर्न, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, आरएफ, ये डिफरेंट टर्म्स। जी एनी क्वेश्चन? बिल्कुल, आरएफ तो रिस्क फ्री रिटर्न है ना, आरएम इक्विटी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, तो इक्विटी में तो आप रिस्क ले रहे हो भाई। आरएफ तो आपका इवन बैंकों के इंटरेस्ट रेट से भी लो होता है भाई। बैंक आपको लोन दे रहा है, से आरएफ स्टेट बैंक, आरएफ क्या है, स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों से जो पैसा उठाता है ना वो आरएफ पे उठाता है। स्टेट बैंक जो कमर्शियल बैंक्स को उनके डिपॉजिट पे जो रिटर्न दे रहा है, स्टेट बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है ना, और कमर्शियल बैंक्स हमें पता है दे आर बाउंड टू इन्वेस्ट विद सेंट्रल बैंक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स। तो कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक के पास जो पैसा रखवाते हैं, स्टेट बैंक उनको उस पैसे पे जो रिटर्न दे रहा है वो आरएफ की एक एग्जांपल है। और कमर्शियल बैंक कॉर्पोरेट को भी पैसा देते हैं, दे एक्सपेक्ट डेफिनेटली मच हायर रिटर्न फ्रॉम कॉर्पोरेट कंपनी, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनी को डेट देना इज नॉट रिस्क फ्री फॉर देम। तो अगर स्टेट बैंक उनको से रिस्क फ्री, स्टेट बैंक उनको 5% दे रहा है, तो शायद कोई कॉर्पोरेट एंटिटी को जो देंगे डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्रेडिट रेटिंग, वो 5 नहीं होगा, वो 6 होगा, वो 7 होगा, वो 10 होगा, हायर होगा। ये तो स्टिल डेट है ना। फिर बात आती है इक्विटी की। इक्विटी में रिस्क तो उससे भी ज्यादा हो गया ना, उसकी रिटर्न तो अगर डेट आपका से 10% है तो इक्विटी तो 12, 15, 18, 20, 25 पता नहीं कहां जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन रिस्क इन द बिजनेस, किस बिजनेस में पैसा लग रहा है। बिजनेस रिस्क के हिसाब से इक्विटी की रिटर्न बढ़ती जाएगी। ठीक है, आरएफ बेस रेट है। उसके बाद नॉर्मल लेंडिंग रेट्स आते हैं, जिसमें बेस रेट का अमल दखल होता है और क्रेडिट रेटिंग का अमल दखल होता है कंपनी के। उसके बाद फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे आती है बात, जिनमें बहरहाल इक्विटी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न में आरएफ का भी अमल दखल है। इक्विटी किससे आपकी रिटर्न क्या आएगी, उसमें मार्केट और एवरेज का भी अमल दखल है, और किस नेचर ऑफ प्रोजेक्ट इन्वेस्ट हो रहा है, उसका अपना रिस्क कितना है, उसका भी अमल दखल है। मैं थोड़ा सा डाटा लेके आपसे अगर शेयर करूं, बीटा का मतलब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी एलैबोरेट करूंगा, लेकिन थोड़ा मतलब भी पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स अज्यूम हमने एक केस देखा जहां पे आरएफ है जी से 5%, पहले मैंने अभी बोला था। आरएम लेट्स अज्यूम ये 12% है, और हमने एक बिजनेस आइडेंटिफाई किया, लेट्स अज्यूम दैट इज सीमेंट सेक्टर। उसका बीटा वैल्यू इज 1.2। पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, हमें सीमेंट सेक्टर से केई कितनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, 5% प्लस 12 माइनस 5 इंटू 1.2। जनाब सीमेंट बिजनेस से लेट्स अज्यूम दिस इज सीमेंट, कितनी जी 13.4%। ये केई आ गई, सीमेंट सेक्टर का केई 13.4%। अच्छा, अब इसमें जो बीटा है ना, इसकी कैलकुलेशन पर बाद में जाऊंगा, इसमें मतलब सिर्फ आपको समझाऊंगा। ये जो मार्केट होती है ना, स्टॉक मार्केट, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, जब हमने स्टॉक मार्केट को एक पोर्टफोलियो कंसिडर किया, स्टॉक मार्केट की तमाम कंपनीज को हमने एक पोर्टफोलियो कंसिडर किया,
तो कैन वी थिंक ऑफ एनी बेटर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देन मार्केट पोर्टफोलियो? जब हमने स्टॉक मार्केट की सारी कंपनीज एक पोर्टफोलियो में डाल दी, तो क्या इससे कोई बेहतर डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है? इंटरनेशनल यस, बट नेशनली नो. नेशनली दिस इज द बेस्ट पॉसिबल डाइवर्सिफिकेशन कि आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक मार्केट की सारी कंपनीज डाल देते हो, तो दिस इज व्हाट वी कॉल द डाइवर्सिफिकेशन एट इट्स बेस्ट. एंड व्हेन द डाइवर्सिफिकेशन इज एट इट्स बेस्ट, कैन वी एक्सपेक्ट such portfolio to have any sign of unsystematic risk? The answer is no. क्योंकि unsystematic risk तो diversification से reduce होता है, और जब diversification अपनी peak पे चलेगी तो unsystematic risk खत्म हो गया. तो हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट का एवरेज रिस्क, स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो जिन्हें बात करते हैं, मार्केट पोर्टफोलियो का जो रिस्क होगा ना, वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क होगा. उसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे डाइवर्सिफिकेशन एट इट्स बेस्ट है. अच्छा, ग्लोबली स्टॉक मार्केट के रिस्क को मार्केट पोर्टफोलियो के रिस्क की जो मेजरमेंट है बीटा वैल्यू, उसका स्टैंडर्ड 1 है. दिस इज ग्लोबल वैल्यू. दिस इज ग्लोबल वैल्यू कि स्टॉक मार्केट दुनिया के किसी मुल्क में भी जाओगे, वहां पे ये समझा जाएगा कि स्टॉक मार्केट एज अ होल इज इन ऑल रिस्पेक्ट बेस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एंड इट शुड ओनली कैरी सिस्टमैटिक रिस्क, एंड इट्स वैल्यू इज 1. इसकी वैल्यू 1 है. अब आपने किसी भी बिजनेस का रिस्क मेजर करना है ना. फॉर एग्जाम्पल, हमने सीमेंट बिजनेस का बीटा कैलकुलेट किया, वो 1.2 है. कैसे 1.2 आया उसमें बात करेंगे. लेट्स अज्यूम हमने सीमेंट बिजनेस का बीटा लिया, वो 1.2 है. अब 1.2 इटसेल्फ हमें कुछ नहीं बता रहा. इटसेल्फ इट हैज नो मीनिंग. इट ओनली हैज मीनिंग व्हेन कंपेयर टू 1. सीमेंट सेक्टर का बीटा 1.2 में बता रहा है कि सीमेंट सेक्टर की रिटर्न मार्केट एवरेज रिटर्न के मुकाबले में 20% ज्यादा रिस्की हैं. मतलब अगर मार्केट में अनसिस्टमैटिक रिस्क 0 हुआ, सिस्टमैटिक रिस्क तो 0 नहीं हुआ. हमने पहले डिस्कस किया, अर्निंग में वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, एलिमिनेट नहीं हो सकती. आपने मार्केट पोर्टफोलियो बनाया, लेट्स अज्यूम, तो मार्केट पोर्टफोलियो में आपकी अर्निंग की वॉलेटिलिटी ये है. ओवर द टाइम आपकी वॉलेटिलिटी ये है. तो सीमेंट का बीटा 1.2 क्या बता रहा है कि सीमेंट सेक्टर की वॉलेटिलिटी मार्केट के मुकाबले में 20% ज्यादा है. इसी तरह आपने इसे शुगर बिजनेस उठाया, उसका बीटा आपको मिला 0.9. इसका क्या मतलब है? शुगर बिजनेस का रिस्क मार्केट के मुकाबले में 10% कम है. बीटा की वैल्यू इटसेल्फ 1.2, 0.9 कोई मीनिंग नहीं है. दे ओनली हैव मीनिंग व्हेन दे आर कंपेयर टू 1. तो ये जी कहानी हमारी कैपम इक्वेशन की. कैपम इक्वेशन में जो सिंबल यूज हुए उनकी इलैबोरेशन, बीटा ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो की रिटर्न, मार्केट पोर्टफोलियो को बीटा. यहां से एक और चीज समझ लीजिए, अगर बीटा वैल्यू यहां पे 1 रखोगे तो KE RM के बराबर आती है. बीटा वैल्यू इस इक्वेशन में किसी स्टॉक का रिस्क मार्केट के बराबर है तो उसकी KE भी मार्केट के बराबर आएगी. किसी स्टॉक का रिस्क मार्केट से ज्यादा है तो इस इक्वेशन से उसकी KE भी मार्केट से ज्यादा आएगी. मार्केट रिटर्न क्या थी यहां पे? मार्केट रिटर्न 12% अगेंस्ट बीटा 1. मार्केट का रिस्क तो 1 होता है ना. मार्केट रिटर्न 12% मतलब इट इज अंडरस्टूड बीटा वैल्यू 1 के अगेंस्ट ये रिस्क है, ये रिटर्न है. तो भाई अगर किसी बिजनेस का रिस्क 1 से ज्यादा होगा तो उसकी रिटर्न भी 12 से ज्यादा होगी. कितनी ज्यादा होगी? KE से कैपम से निकाल लो. सिमिलरली अगर किसी बिजनेस का रिस्क 1 से कम है तो उसकी रिटर्न 12 से कम होगी. कितनी कम होगी? निकाल लो. $11.3%. और इसी तरह अगर किसी बिजनेस का रिस्क मार्केट के बराबर आएगा तो उसकी रिटर्न भी मार्केट के बराबर ही आएगी. ठीक है, तो ये जनाब कहानी है थोड़ी सी सिस्टमैटिक रिस्क की मेजरमेंट थ्रू बीटा. बीटा इज अ रिलेटिव मेजर. बीटा गिव्स अस रिलेटिव रिस्क.
रिस्क ऑफ अ बिजनेस इन रिलेशन टू मार्केट एवरेज, रिस्क ऑफ अ बिजनेस इन रिलेशन टू मार्केट एवरेज। हमें बीटा का वैल्यू की इंटरप्रिटेशन मैंने आपको दे दी, इन कंपैरिजन विद व्हाट किया है। इसकी कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, फार्मूलाज हैं, उसको देख लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। असल चीज इसकी अंडरस्टैंडिंग है और इस इक्वेशन में इसका इस्तेमाल है। सो जो कहानी सारी हमने शुरू की थी वो पहला स्टॉप यहाँ पे आ रहा है। अभी हम समझो कोई CD तक पहुंचे हैं, जी अभी बड़ा दूर है इस चैप्टर का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चलता रहेगा। अभी हमने अगले स्टॉप पे थोड़े पहुंचे हैं, एक स्टॉप आगे आए हम, आगे स्टैंडर्ड डेविएशन से निकल के हम अब बीटा पे आ गए हैं, ठीक है, और कैपम पे आ गए हैं। जी कोई सवाल यहाँ पे? अच्छा, वी टेक अ ब्रेक, 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद हम डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके चलेंगे, इसी चीज़ को मजीद एलैबोरेट करेंगे, बीटा की कैलकुलेशन पे बात करेंगे और ये कैपम इक्वेशन के थोड़े से इस्तेमाल की कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह हम देखेंगे, ठीक है जी। 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद हम बात करते हैं। जी जनाब, कोई क्वेश्चन? हमने ब्रेक से पहले कैपम इक्वेशन, कैपिटल प्राइसिंग मॉडल इक्वेशन से तारुफ लिया था। सिस्टमैटिक रिस्क इन अ बिजनेस मैयर करने के लिए बीटा का इस्तेमाल किया जाएगा। बीटा का मीनिंग विल ऑलवेज बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू 1, और बीटा वैल्यू किसी प्रोजेक्ट की हम मैयर करें और कैपम इक्वेशन में उसको यूज़ करके कई रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हम डिटरमिन कर सकते हैं। हमने बात शुरू की थी डाइवर्सिफिकेशन के केस में, हमें इशू नज़र आया कि हम DVM से जो KE ले रहे हैं वो तुम्हारे करंट बिजनेस की KE है, हम किसी नए बिजनेस में जाएं तो उसकी KE कैसे लेंगे? तो ये उसका हल है, जिस नए बिजनेस में जाना है आपने उसका बीटा मैयर कीजिए, कैपम इक्वेशन में डालिए और वहाँ से उसकी KE डिटरमिन कर लीजिए। तो ये KE मैयर करने का दूसरा तरीका हमने सीखा। DVM से हम सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस की KE ले सकते हैं, कैपम से हम किसी भी बिजनेस की KE ले सकते हैं जिसका बीटा हमें पता हो। वो हमारा अपना बिजनेस भी हो सकता है, हमें अपनी कंपनी की टेक्सटाइल का बीटा पता हो तो हम टेक्सटाइल की KE DVM से भी निकाल सकते हैं, कैपम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैपम से हम किसी भी बिजनेस की KE निकाल सकते हैं जिसका बीटा वैल्यू हमें पता हो। जी कोई सवाल? अच्छा जी, बीटा की कैलकुलेशन कैसे की जाए? बीटा की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ फार्मूलाज अवेलेबल है। हम कौन सा यूज़ करेंगे दैट विल डिपेंड, हमें एग्जाम में इंफॉर्मेशन क्या दी जाती है। जैसे नॉर्मली हमें एग्जाम में बीटा वैल्यू दी जाती है, बड़ा रेयर होगा, मैं नहीं कहता मैंने कभी नहीं देखा, बट बड़ा रेयर है कि एग्जाम में हमसे बीटा कैलकुलेट करने को कहा जाए। कहा भी जाए तो ये फार्मूलाज हमारे सामने लिखे नजर आ रहे हैं, पेज 180 की बॉटम पे आपको नजर आ रहे हैं सारे फार्मूला। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज अवेलेबल इन द क्वेश्चन यू विल सिलेक्ट अ सूटेबल फार्मूला टू डिटरमिन बीटा। जैसे ये सबसे पहला फार्मूला, जिस स्टॉक का आपने बीटा लेना है उस स्टॉक का सिग्मा ओवर पोर्टफोलियो या मार्केट का सिग्मा। इंडिविजुअल सिग्मा आपको निकालना आता है ना, पोर्टफोलियो का सिग्मा भी आपको निकालना आता है। गिवन होंगे क्वेश्चन में आपको अव्वल तो, क्योंकि इसमें सिग्मा की कैलकुलेशन बड़ी बेसिक समझी जाती है, वो हमें BFD में टेस्ट नहीं की जाती, ठीक है। रेयर सिचुएशन में आ भी सकती है बट नॉर्मली नहीं आएगी। आपको एक स्टॉक का सिग्मा दिया गया, फॉर एग्जाम्पल आपको आज शुगर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है, शुगर इंडस्ट्री का सिग्मा ये है और स्टॉक मार्केट का सिग्मा ये है, तो बीटा निकाल लो। शुगर मार्केट, शुगर इंडस्ट्री का बीटा कैसे, ये बेसिक फॉर्मूला, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, ये बड़ी लीस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ सिग्मा बीटा निकल रहा है। दिस इज नॉट रिकमेंडेड अनलेस वी हैव वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। बेहतर वैल्यूज बीटा की आप ये 1 2 3 ये एक ही रिजल्ट देते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन थोड़ी फर्क है, दे गिव द सेम रिजल्ट। ये कोरिलेशन है, कोरिलेशन ऑफ से शुगर विद मार्केट, सिग्मा ऑफ शुगर, सिग्मा ऑफ मार्केट, वही फार्मूला जो पिछली स्लाइड में देखा था, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल ऐड हो गया। उसमें क्या था, सिग्मा ऑफ इंडस्ट्री, जो प्रोजेक्ट जिसका आपने से शुगर है वो उसका सिग्मा और मार्केट का सिग्मा था। यहां पे शुगर और मार्केट का कोरिलेशन भी आ गया। यही रिजल्ट यहां पे जा रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, इस फार्मूले में डिफरेंस क्या देखो तो, इधर सिग्मा में आया, इधर सिग्मा में आया, ऐसा ही है ना। तो यहां पे सिग्मा में ऐड हो गया, इधर सिग्मा में से लेकर स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों दोनों फार्मूले बेसिकली तो सेम ही है, इन दोनों फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये फार्मूला क्यों डाला गया कि ये वेरिएंस बनता है, सिग्मा m स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, वेरिएंस पढ़ा था ना, वेरिएंस का अंडर रूट सिग्मा होता है, वेरिएंस का अंडर रूट सिग्मा होता है, तो सिग्मा का स्क्वायर वेरिएंस हो गया। ये वेरिएंस कहलाता है और ये कंपोनेंट कोवेरिएंस कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं, ये उनके कैलकुलेशंस हैं और ये उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो ये एक ही चीज़ है, डिपेंडिंग हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमें एग्जामिनर ने कोवेरिएंस दे दिया तो कोवेरिएंस ओवर वेरिएंस ऑफ द मार्केट बीटा आ गया। एग्जामिनर में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स दे दिए तो उन कंपोनेंट्स की मदद से आप ले लो बीटा। तो जो कंपोनेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी उसकी मदद से आप बीटा वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो। तो कोई हमें फार्मूला याद नहीं रखने, कोई प्रेफरेंस की बात करें तो मैंने कह दिया कि इन सब का रिजल्ट तो सेम ही है। ये हमारी पहली प्रेफरेंस है और ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस है, और ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कोरिलेशन की वैल्यू मिसिंग है। कोरिलेशन की वैल्यू अवेलेबल है, हमें इनमें से कोई फार्मूला यूज़ करना है।
हमें कोरिलेशन कोवेरियंस नहीं अवेलेबल, हम ये फार्मूला यूज करेंगे इन केस ऑफ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। दिस इज बेसिक फार्मूला। इसकी जो बीटा वैल्यू है वो उतनी एक्यूरेट नहीं है, इसकी बीटा वैल्यू एक्यूरेट है, बेहतर है। बीटा की अंडरस्टैंडिंग मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड, और इसका मतलब अगर आपको नहीं समझा आता तो मुझसे पूछिए। अंडरस्टैंडिंग बीटा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। और ये तमाम पॉइंट्स को स्लाइड के कोई चीज़ समझ नहीं आती पूछिए। जी, कोई सवाल इस स्टेटमेंट्स में से? चलें आगे। सेकेंड लास्ट जी बेटा, इसमें इसी पॉइंट को लेके आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है ना, इसकी कंटिन्यूशन है। अगर एक स्टॉक जे का बीटा 2 है, इसका मतलब वो स्टॉक मार्केट ऑन एवरेज से ट्वाइस रिस्की है। रिस्की का मतलब उसकी अर्निंग वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट की रिटर्न 1% बढ़ेगी तो उस जे की रिटर्न 2% ऊपर चली जाएगी। स्टॉक मार्केट की रिटर्न 1% गिरेगी तो इस जे की रिटर्न 2% गिर जाएगी, डबल गिरेगी। बीटा का मतलब अर्निंग वॉलेटिलिटी इन रिलेशन टू मार्केट। बीटा द मेजर ऑफ रिस्क इन रिलेशन टू मार्केट, इन रिलेशन टू 1। बीटा का मीनिंग हमेशा इन रिलेशन टू 1 समझा जाएगा। अच्छा जी, अब कंपेयरिंग पोर्टफोलियो। हमने कंपेयरिंग पोर्टफोलियो पीछे भी पढ़ा था, सिग्मा में हमने पढ़ा था। दो पोर्टफोलियोज को आपने कंपेयर करना हो तो क्या करें आप? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यही कंपेयरिंग पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे भी मिल सकता है। कंपेयरिंग पोर्टफोलियो के टर्म मैंने यहाँ यूज़ कर लिए कि मैं पोर्टफोलियो का बीटा तो आपको बताया नहीं यहाँ पे अभी। अच्छा, बेसिकली इसमें मैं इसको कंपेयरिंग पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में अभी इसको डिस्कस नहीं करता, इसको मैं सिर्फ अल्फा वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करता हूँ। अल्फा वैल्यू क्या है, ऑल्दो द सेम अल्फा वैल्यू विल बी यूज्ड व्हाइल कंपेयरिंग पोर्टफोलियो, बट फिलहाल हम सिर्फ अल्फा वैल्यू की टर्म यहाँ समझेंगे। अल्फा वैल्यू होती है जी एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कैपम रिटर्न। एक्सपेक्टेड से मुराद यहाँ पे होता है रिक्वायर्ड, एक्सपेक्टेड से मुराद होता है फोरकास्ट रिटर्न, फोरकास्ट रिटर्न, और कैपम रिटर्न से मुराद होता है यहाँ पे रिक्वायर्ड रिटर्न। तो फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक की फोरकास्ट बनाई, आपको लगा कि दिस स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गिव 15% रिटर्न। फोरकास्ट बनाई मतलब बस आपने उसके रेवेन्यू सर्वे किया, आपने
स्टडी की, आपने इसकी वॉल्यूम, प्राइस, कॉस्ट स्ट्रक्चर फोरकास्ट करके एनुअल रिटर्न एस्टिमेट की, लेट्स अज्यूम दैट इज 15% पर एनम इन फ्यूचर, और फिर आपने उस बिजनेस का बीटा कैलकुलेट किया और उसकी कैपम इक्वेशन से उसकी कैपम रिटर्न निकाली, लेट्स अज्यूम दैट इज 14%। अब ये इन्फॉर्मेशन में क्या मिल रही है कि इफ यू लुक एट द रिस्क ऑफ द बिजनेस, बिजनेस शुड ऑफर 14%, हाउएवर बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर हायर। इसको हम कहते हैं जी बिजनेस हैज पॉजिटिव अल्फा वैल्यू प्लस 1%. Expected return minus CAPM return is called alpha value. Alpha value could be positive, alpha value could be negative. Positive alpha value means project is offering higher return as compared to its risk profile. As compared to its risk profile, CAPM return. बीटा के मुकाबले, बीटा के हिसाब से प्रोजेक्ट को क्या रिटर्न देनी चाहिए, वो कैपम रिटर्न है ना। बीटा इज द मेजर ऑफ रिस्क इन द प्रोजेक्ट, और रिस्क के हिसाब से बिजनेस को कितनी रिटर्न देनी चाहिए, रिक्वायर्ड रिटर्न, वो कैपम है। फोरकास्ट बता रही है हमारी कुछ और, तो इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल दिस केस कुड बी 13 minus 14 minus 1. पॉजिटिव अल्फा वैल्यू मीन्स द स्टॉक इज एफिशिएंट, रिस्क प्रोफाइल से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। नेगेटिव अल्फा वैल्यू मीन प्रोजेक्ट इज इनएफिशिएंट, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से 14% रिटर्न मिलनी चाहिए, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर लेस। तो अल्फा वैल्यूज क्या हैं और अल्फा वैल्यूज आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? पॉजिटिव अल्फा वैल्यू बता रही है स्टॉक एफिशिएंट है, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, और नेगेटिव अल्फा वैल्यूज बता रही है स्टॉक इनएफिशिएंट है, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कम रिटर्न ऑफर कर रहा है, मतलब रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप फेवरेबल नहीं है। अगर अल्फा वैल्यू 0 है इसका मतलब रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप इज इन बैलेंस, अगर अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप इन इन्वेस्टर्स फेवर, और अगर रिस्क अल्फा वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप इज नॉट इन इन्वेस्टर्स फेवर। ठीक हो गया? तो ये अल्फा वैल्यू का मतलब आ गया। कैपम इक्वेशन आपको सिर्फ कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल में नहीं हेल्प करती, हमने तो शुरू की थी इसकी जरूरत कहां में पड़ी थी, कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए, वैक निकालने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन में की, यही थी ना कहानी, यहां से शुरू हुई थी ना। प्रोजेक्ट अप्रेजल, डाइवर्सिफिकेशन, के वहां से चले थे के कैपम पे पहुंच गए। बट कैपम का यूज सिर्फ यही नहीं है, ये जो अल्फा वैल्यू का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, ये अल्फा वैल्यू का कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में भी यूजफुल है। कैसे? यहां से देख लो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेक्स उठाई से एक्स टेक्सटाइल मिल, जी शुगर मिल, उनकी अल्फा वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। अगर किसी स्टॉक की अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर किसी स्टॉक की वैल्यू अल्फा वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अल्फा वैल्यू आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी इंडिकेशन दे रहा है। सो कैपम से आप केई लेके डाइवर्सिफिकेशन का वैक भी निकाल सकते हो, कैपम से आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की अल्फा वैल्यू भी निकाल सकते हो, और अल्फा वैल्यू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट डिसीजन दे रहा है। पॉजिटिव अल्फा वैल्यू है इसका मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड स्टॉक में एडवाइस क्या है, अगर आप पास हैं होल्ड करो, नहीं है तो अंडर वैल्यूड स्टॉक बाय करो। नेगेटिव अल्फा वैल्यू किसी स्टॉक की आई इसका मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड के बारे में क्या एडवाइस है, इफ यू हैव इट सेल देम, इफ यू डोंट हैव इट डोंट बाय देम। तो ये आपकी अल्फा वैल्यू की इंप्लीकेशन थोड़ी सी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के रेफरेंस से भी आ गई। तो कैपम हमें सिर्फ स्टॉक प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए डाइवर्सिफिकेशन में की निकालने में हेल्प नहीं करता, कैपम हमें कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी हेल्प करता है। ये मैंने आपसे इस टेबल में वो कॉन्सेप्ट यूज किया विद द हेल्प ऑफ अल्फा। कैपम हमें अल्फा वैल्यूज की मदद से स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स में भी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नॉर्मली तो अल्फा वैल्यूज के बारे में कहा जाता है ये टेम्परेरी होती है, मतलब अगर आप किसी स्टॉक की अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करें, यू फाइंड अल्फा वैल्यू, होगा क्या, जैसे मैंने कहा आपने किसी स्टॉक को वैल्यूएट किया, आपको उसकी अल्फा वैल्यू पॉजिटिव मिली। एज एन इन्वेस्टर व्हाट एडवाइस डू यू हैव, बाय शेयर्स। ये सिर्फ एडवाइस आपके लिए तो नहीं है, ये सारे इन्वेस्टर क्लियर है। सो जिसने भी उसको वैल्यूएट कहा उसको मिली एडवाइस बाय शेयर, दे ऑल वेंट इनटू द स्टॉक मार्केट एंड दे स्टार्टेड बाइंग शेयर, एंड व्हेन देयर विल बी बाइंग प्रेशर इन द स्टॉक मार्केट व्हाट विल हैपन टू द शेयर प्राइस, शेयर प्राइस विल राइज। डिमांड आ गई ना मार्केट में शेयर की,
तो डिमांड आ गई, डिमांड बढ़ गई पुराने के मुकाबले में, तो डिमांड बढ़ी, डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप की वजह से प्राइस बढ़ेगी। और क्या शेयर की प्राइस बढ़ी तो क्या उसका डिविडेंड भी बढ़ गया? प्राइस बढ़ने से उसकी इनकम बढ़ गई है क्या? इनकम तो बिजनेस से निकलनी है भाई, उसके कॉस्ट से इनकम निकलनी है। तो शेयर प्राइस बढ़ने से क्या उसका रेवेन्यू बढ़ा है या कॉस्ट कम हुई है? कोई असर नहीं पड़ा। तो हमने कहा एक शेयर की अल्फा वैल्यू पॉजिटिव थी, मैंने आपने मार्केट में कोई शेयर बाय कर लिया, मेरे आपके बाय करने से उस शेयर की प्राइस बढ़ गई। शेयर की प्राइस तो बढ़ी है बट उसकी एब्सोल्यूट रिटर्न ऊपर वो नहीं बढ़ी। जब उसका न्यूमरेटर नहीं बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो रिटर्न उसकी कम हो जाती है। ये जो अल्फा वैल्यू में नजर आ रही थी ना, यहां पे रिटर्न जब कम होगी तो अल्फा वैल्यू 0 पे पहुंच जाती है। अल्फा वैल्यू नॉर्मली परसिस्ट नहीं करती। इन्वेस्टर मार्केट में किसी स्टॉक को एनालाइज करेंगे, उनको अगर किसी स्टॉक की अल्फा वैल्यू मिलेगी तो उस अल्फा वैल्यू के मुताबिक वो रिएक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा पॉजिटिव अल्फा वैल्यू वाला स्टॉक मिला, दे वेंट ऑन टू बाय द स्टॉक। स्टॉक बाय किया, स्टॉक बाय करने से स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, स्टॉक की प्राइस बढ़ने से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिर जाती है, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया ना। डिनोमिनेटर बढ़ा, डिविडेंड वहीं का वहीं खड़ा है, रिटर्न वहीं की वहीं खड़ी है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्रॉप हो जाती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्रॉप हुई तो अल्फा वैल्यू जो पॉजिटिव थी वो नीचे चली जाती है, क्योंकि रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न ये गिर गई ना। जब ये गिरेगी तो अल्फा वैल्यू पॉजिटिव से 0 हो जाएगी। एंड सिमिलरली आपको ऐसा स्टॉक मिला जो ओवर वैल्यूड था, तो सब इन्वेस्टर को मिला, तो जिसके पास था वो उसको बेचने निकलेगा। बेचने निकलेगा तो प्राइस नीचे आएगी। प्राइस कम हुई है, डिविडेंड तो कम नहीं हुआ ना, उसका अर्निंग सेल कॉस्ट वहीं रही, तो डिनोमिनेटर कम हो गया, अर्निंग वहीं की वहीं खड़ी है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। अल्फा वैल्यू जो नेगेटिव थी वो 0 हो जाती है, जो पॉजिटिव से भी 0 हो जाएगी, नेगेटिव से 0 हो जाती है। तो हम कहते हैं अल्फा वैल्यू रियल मार्केट में बड़ी शॉर्ट टर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि अल्फा वैल्यूज जैसे इन्वेस्टर को पता लगती हैं उसके मुताबिक डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नतीजे में शेयर प्राइस एडजस्ट होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ शेयर प्राइस अल्फा वैल्यूज एलिमिनेट हो जाती है। ये है अल्फा वैल्यू, हमने देखी, पैदा हुई, और अल्फा वैल्यू खत्म भी कर दी हमने। अल्फा वैल्यू की कहानी खत्म भी होगी। असूलन तो इतने शॉर्ट अरसे के लिए प्रिवेल करना चाहिए, अगर इन अ परफेक्ट मार्केट इतने शॉर्ट अरसे के लिए प्रिवेल करना चाहिए कि आपने इधर कैलकुलेट किया, आपको पॉजिटिव मिली, आपने कहा फटाफट खरीदूं मैं शेयर जाके, स्टॉक मार्केट फोन किया तो पता लगा शेयर की प्राइस तो बढ़ चुकी है, खरीदने का फायदा ही कोई नहीं। असूलन तो इतना कम अरसा होना चाहिए, यू शुडंट बी एबल टू टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। बट हमारी रियल लाइफ में असूल कम चलते हैं। थोड़ी स्टॉक मार्केट्स हमारी आगे चल के स्टॉक मार्केट को भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो स्टॉक मार्केट इतनी एफिशिएंट होती नहीं है, तो मे भी थोड़े अरसे के लिए प्रिवेल करते हैं अल्फा वैल्यूज। इसीलिए हम ये इक्वेशन भी एक पढ़ने जा रहे हैं कि रियल लाइफ में बात का कुछ स्टॉक्स की अल्फा वैल्यू परमानेंटली प्रिवेल करती है। मतलब हमें हो सकता है बताया जाए कि भाई आप सीमेंट सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप इक्विटी इन्वेस्टर हो, आपको बताया जाए शायद कि भाई आप सीमेंट सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और सीमेंट सेक्टर का बीटा 1.2 है, और साथ आपको यह भी बता दिया जाए कि सीमेंट सेक्टर का अल्फा वैल्यू प्लस 1.5% है, और फिर कहा जाए कि बताओ आपकी केई क्या होनी चाहिए। अज्यूमिंग आरएफ वही 5% जो पहले लिया था, 7% क्या लिया था, 5 पिछले एग्जाम्पल 5, और आरएम हमने पिछले एग्जाम्पल में 12% लिया था। सपोज ये डाटा दिया जाए और आपसे कहा जब केई बताओ, अगर हमें अल्फा वैल्यू नहीं दी तो हमें पता है आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा, और अगर हमें कहा जाए सीमेंट सेक्टर में अल्फा वैल्यू भी चलती है तो इक्वेशन एडजस्ट हो जाएगी। वैसे तो मैंने कहा अल्फा वैल्यू टेम्परेरी होती है, बट इफ वी आर टोल्ड कि अल्फा वैल्यू परसिस्ट करती है किसी बिजनेस की, तो फिर हम कैपम इक्वेशन को एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि अल्फा वैल्यू अगर परमानेंट है तो एवरी इन्वेस्टर शुड गेट, ये शुड बी अफेक्टेड बाय दैट अल्फा वैल्यू, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें फिर इक्वेशन प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकता है अल्फा वैल्यू। तो अल्फा वैल्यू क्या है, अल्फा वैल्यू की स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंप्लीकेशन क्या है। अल्फा वैल्यू नॉर्मली टेम्परेरी होगी, लेकिन अगर हमें किसी स्टॉक के बारे में बताया जाए कि उसकी अल्फा वैल्यू परमानेंट है, परसिस्ट करती है, तो फिर हम उस स्टॉक की कैपम इक्वेशन एडजस्ट कर देंगे। ठीक है जी, हमने कैपम इक्वेशन में एडजस्टमेंट डाल दी। जैसे अगर अल्फा वैल्यू नहीं थी तो हमने रिटर्न निकाली थी पीछे कहीं 1.2 बीटा वाली, किधर गई, हमने 1.2 बीटा के साथ कहीं रिटर्न निकाली थी, ये 13.4%। ठीक है,
तो हमने कहा जी अगर अल्फा वैल्यू आ जाएगी, अगर अल्फा वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो फिर हमारी कैपम इक्वेशन होगी आर एफ प्लस 1.2 इंटू आर एम माइनस आर एफ प्लस 1.5, तो इट विल बी 14.90। तो अगर अल्फा वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हमारी कैपम रिटर्न उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन बोथ केसेस। जी जनाब, हमने कैपम के साथ हमने कैलकुलेशन बीटा की थोड़ी सी बात की, फार्मूलाज हैं कि कैलकुलेशन अभी नहीं, हम देख लेंगे अभी जल्दी एग्जांपल्स में इनको, कोई इसमें दिक्कत नहीं है हमें। बीटा का मतलब समझा हमने, और फिर कैपम को लेके अल्फा वैल्यूज का कॉन्सेप्ट, अल्फा वैल्यू की इंप्लीकेशन स्टॉक मार्केट के रेफरेंस से क्या है, अल्फा वैल्यू की इंप्लीकेशन कैपम प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से क्या है अगर हमने वैक की कैलकुलेशन में जाना है। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हमारे जुड़ते जा रहे हैं, हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं नॉलेज को, और आपकी जितनी ज़्यादा चीज़ें हम बढ़ाते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा रिवीजन की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रेड्थ बढ़ती जाएगी आपके सब्जेक्ट बेस की उतनी ज़्यादा टाइम्स रिवीजन आपको चाहिए। अभी तो हम ब्रेड्थ बढ़ा रहे हैं यहाँ से, आगे चल के इसके बाद जब बिजनेस वैल्यूएशन के एरिया पे आएंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शायद, फिर हम डेप्थ भी बढ़ाएंगे, और जब डेप्थ बढ़ती है तो फिर यू नीड एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। तो जब ब्रेड्थ बढ़ रही है, अभी मैं कोई कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लेके जा रहा, छोटी छोटी चीज़ें डाल के छोटी छोटी इलस्ट्रेशन से आगे चलता जा रहा हूँ, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही, तो यू नीड मोर रिपीटेड रिवीजन्स। कॉम्प्लेक्सिटी जब आएगी, डेप्थ बढ़ेगी टॉपिक की, देन यू नीड एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। तो बीएफडी में रिवीजन्स एंड प्रैक्टिस बोथ आर रिक्वायर्ड। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, हमारे पास एक एग्जांपल है एबनॉर्मल रिटर्न या अल्फा वैल्यूज। अल्फा वैल्यूज को हम एबनॉर्मल रिटर्न्स का केस कहते हैं ना, क्योंकि कैपम रिटर्न रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जितना बनता है भाई उतना, और अल्फा वैल्यू जहां पे एग्जिस्ट करे दैट इज एबनॉर्मैलिटी, और कुड बी पॉजिटिव कुड बी नेगेटिव। तो जनाब हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, इसमें हम एक तो जब तक सीखा है उसकी रिवीजन है, और थोड़ा सा नया भी कुछ एग्जाम्पल में हम सीखेंगे। एग्जाम्पल अवेलेबल है हमारे पास पेज नंबर 181 की बॉटम से शुरू हो रही है, पेज 181 की बॉटम से। अच्छा, ये एग्जाम्पल है जी हमारे पास, हमसे मांगा क्या गया यहाँ पे, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट करंटली ऑफर्स पॉजिटिव एबनॉर्मल रिटर्न, मतलब किन स्टॉक की अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक होगा जी, कौन सी इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव अल्फा वैल्यूज दे रहे हैं, और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है इसमें बॉन्ड्स का भी जिक्र आने वाला है, बॉन्ड्स का भी जिक्र आ रहा है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ इक्विटी मार्केट में नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में भी हो रही है, मतलब शेयर्स में भी हो रही है, शेयर्स और बॉन्ड्स दोनों में इन्वेस्टमेंट हो रही है। पढ़ते हैं पहले डाटा, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड्स की इंप्लीकेशन कैसे डील करेंगे इससे हम। एन इन्वेस्टर ट्राइज टू बाय शेयर्स और बॉन्ड्स for his portfolio that provide a positive abnormal return. He is positive abnormal return मतलब positive alpha value. He is considering 2 shares and 2 bonds for adding to his portfolio. Evaluation में 2 shares and 2 bonds हैं. The required return on share is measured by CAPM. The required return for bond is measured using models similar to CAPM. Bond से required return को भी model using similar to CAPM. Except that beta for a bond is measured as the ratio of duration of the bond in years to the duration of the bond market as a whole. उसने बीटा की डेट का बीटा कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया। इक्विटी का बीटा कैलकुलेट करने के हमने फॉर्मूला पीछे पढ़े हैं, डेट का बीटा क्या होता है उसकी हमने बात ही नहीं सुनी थी कभी। उसने कहा जी डेट की कॉस्ट, जो डेट की रिक्वायर्ड रिटर्न जो है ना, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स, वो भी मॉडल सिमिलर टू कैपम से निकलेगी, बस उसमें क्या है कि उसका बीटा आप इस तरीके से निकाल लेना जो वो बता रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, मजीद आगे देखते हैं। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, शेयर्स की इंफॉर्मेशन है जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिटर्न विद मार्केट। ये इक्विटी मार्केट की कहानी है, इक्विटी मार्केट का मतलब एम की कहानी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 11% है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट 12% है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट मार्केट का मार्केट के साथ तो एक ही रहेगा, मार्केट का मार्केट के साथ कोरिलेशन तो सेम है, दोनों एक ही चीज है ना भाई। कंपनी एक्स एक्सपेक्टेड रिटर्न 9.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 14 है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट विद मार्केट 0.92 है, पॉजिटिव। कंपनी वाई एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न 17 है,
और कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिटर्न विद मार्केट इज 0.83 है। आगे बॉन्ड्स की कहानी है, हम पहले स्टॉक शेयर्स की कहानी से डील कर लें, फिर बॉन्ड्स पे जाएंगे। हमें इन स्टॉक्स में देखना है कौन सा स्टॉक एबनॉर्मल रिटर्न दे रहा है। एबनॉर्मल रिटर्न मेजर करने का मतलब हमें अल्फा वैल्यूज एक्स और वाई की लेनी है। अल्फा वैल्यूज क्या होती हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कैपम रिटर्न। कैपम रिटर्न कहां से आती हैं? आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा ऑफ एक्स बीटा ऑफ वाई। और बीटा के लिए हमें जो डाटा चाहिए ये एक्स का सिग्मा है, ये एम का सिग्मा है और ये एक्स का एम से कोरिलेशन है। दिस गिव्स अस गाइडेंस ऑन द सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला। हमें जो बीटा के लिए यहां पे जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला फॉर्मूला है जी, यही है ना, स्टॉक का सिग्मा, मार्केट का सिग्मा और स्टॉक और मार्केट का कोरिलेशन। ठीक है, जिस स्टॉक का आपने बीटा निकालना है ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की मदद से बीटा निकालेंगे। तो जनाब हम वन बाय वन लेके चलते हैं। हम पहले स्टॉक एक्स को वैल्यूएट कर लेते हैं। ठीक है, मैं पहले स्टॉक एक्स की बात करता हूं, डाटा आपके सामने रहेगा, मैं इसकी कैलकुलेशन पे जाता हूं। हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने कहा हमें अल्फा वैल्यूज चाहिए। हमें अल्फा वैल्यूज चाहिए शेयर्स की। शेयर्स की अल्फा वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कैपम रिटर्न। ठीक है जी, और हम एक्स की अल्फा वैल्यूज जब लेने चलेंगे, एक्स की एक्सपेक्टेड रिटर्न है 9.5, इसकी कैपम रिटर्न बनानी है। हमें वाई की अल्फा वैल्यू लेनी है, वाई की एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12। अल्फा वैल्यू के लिए हमें कैपम चाहिए। कैपम होता है जी आर एफ। आर एफ इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमें टेबल में अवेलेबल है जी। हम टेबल में अगर ये बॉटम पे बॉन्ड्स के नीचे पड़े तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 5। ठीक है जी, तो हमने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यहां से उठाया 5 प्लस आर एम। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या है? शेयर्स में इक्विटी मार्केट में जाइए 11। इक्विटी की एक्सपेक्टेड रिटर्न, इक्विटी मार्केट की एक्सपेक्टेड रिटर्न 11%, दैट इज आर एम माइनस आर एफ इनटू बीटा। अब हमें एक्स का बीटा चाहिए। हमने अभी फार्मूला पढ़ा, मैं इसको वर्किंग वन के थ्रू हैंडल करता हूं ताकि आपको आसानी रहे। में वर्किंग वन में मैं पहले बीटा का फार्मूला लाता हूं। बीटा ऑफ एनी स्टॉक इज अवेलेबल इज इक्वल टू स्टॉक विद मार्केट। इसको मैं कोरिलेशन को मैं आर से किस तरह मेजर कर लेता हूं, इनटू सिग्मा ऑफ स्टॉक ओवर सिग्मा ऑफ मार्केट। ये फार्मूला है जी हमारा। तो हम पहले एक्स का बीटा ऑफ एक्स मेजर करते हैं जी, बीटा ऑफ एक्स। तो एक्स का मार्केट से कोरिलेशन क्या है जी? 0.92। सिग्मा ऑफ एक्स क्या है? 14 और सिग्मा ऑफ मार्केट क्या है? 12। तो बीटा क्या है एक्स का? 1.07। इस बीटा की तमाम फार्मूला आपके सामने है, वैल्यूज मैंने फीड की हैं, इसको पढ़ लीजिए। फार्मूला मैंने आपको बता दिया। फार्मूला जो मैंने उठाया है ये फार्मूला पेज 180 की जो बॉटम का फार्मूला मैंने वो लिया है। पेज 180 की जो बॉटम का फार्मूला है, कीपिंग इन व्यू द इंफॉर्मेशन, मैंने के पेज 180 की बॉटम का फार्मूला सेलेक्ट किया है और उस फार्मूला की मदद से मैंने ये एक्स का कैलकुलेट किया। ये कोरिलेशन का साइन मुझे भूल रहा था, मैं देख रहा हूँ किताब में तो मुझे नजर आ रहा है कि वो साइन उन्होंने कुछ ऐसे पी की तरह डाला हुआ है, तो मैं भी इसको ऐसे ही डाल देता हूँ जी। बीटा आ गया एक्स का हमारे पास। बीटा की मदद से अब हम 1.07 था, 1.07। यहाँ पे बताइए इसकी कैपम रिटर्न क्या आई? 11.42। तो अल्फा वैल्यू तो माइनस आ गई ना, ये 1.92 माइनस आ गई। हमसे कहा गया पॉजिटिव एबनॉर्मल रिटर्न वाले स्टॉक बताइए, तो ये तो नेगेटिव अल्फा वैल्यू आ गया। वाई को वैल्यूएट करें, माइनस आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। इसका बीटा भी वर्किंग वन से हम निकालते हैं, यही फार्मूला है। बीटा ऑफ वाई निकाल लेते हैं। कोरिलेशन ऑफ वाई विद मार्केट 0.83 इंटू सिग्मा ऑफ वाई 17 ओवर सिग्मा ऑफ मार्केट 12। तो जिसका बीटा क्या आया जी? 1.18। तो ये बीटा फीड कीजिए यहाँ पे 1.18। तो 12 माइनस कैपम रिटर्न
12.08, तो ये अल्फा वैल्यू भी माइनस आई 0.08%, 1.92%, 0.08%। दोनों शेयर्स नेगेटिव अल्फा वैल्यूज दे रहे हैं, दोनों शेयर्स नेगेटिव एबनॉर्मल रिटर्न दे रहे हैं। हमसे कहा गया था आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट करंटली ऑफर्स अ पॉजिटिव एबनॉर्मल रिटर्न, तो ये दोनों स्टॉक्स तो नेगेटिव एबनॉर्मल रिटर्न दे रहे हैं। हमने शेयर्स की वैल्यूएशन की, अब हम इसी पैटर्न पे बॉन्ड्स की वैल्यूएशन भी करते हैं, इसी पैटर्न पे बॉन्ड्स की वैल्यूएशन भी करते हैं। तो मैं इसी के नीचे बॉन्ड्स की वैल्यूएशन बनाता हूं। तरीकाकार वही रहेगा अल्फा वैल्यूज, क्योंकि अल्फा वैल्यूज तो एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कैपिटल रिटर्न रहती है ना। तो बॉन्ड है जी, एक बॉन्ड है पी, पहला बॉन्ड है पी, तो इसकी अल्फा वैल्यू निकलेगी पी की एक्सपेक्टेड रिटर्न, पी की एक्सपेक्टेड रिटर्न 5%, पी की एक्सपेक्टेड रिटर्न किधर है जी, रिडम्पशन यील्ड, इसकी जो रिडम्पशन यील्ड दी गई है दैट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिडम्पशन यील्ड से मुराद क्या होती है, यहाँ पे बॉन्ड का डाटा हमने सॉरी गो थ्रू नहीं किया था, ये बॉन्ड का डाटा है, हमें बॉन्ड मार्केट ऑन एवरेज का डाटा दिया गया है, ठीक है। जिस तरह इक्विटी मार्केट ऑन एवरेज का डाटा है, इससे यहाँ पे उसने बॉन्ड मार्केट ऑन एवरेज का डाटा दिया कि बॉन्ड मार्केट में जो बॉन्ड्स इन्वेस्ट इशूड है उनकी ड्यूरेशन ऑन एवरेज 6 साल है और उनकी रिडम्पशन यील्ड ऑन एवरेज 6.2 है। पी बॉन्ड की कहानी, पी बॉन्ड की ड्यूरेशन मैच्योरिटी मतलब 5 साल है, पी बॉन्ड का कूपन रेट 7% है, कूपन रेट नॉमिनल वैल्यू पे जो अप्लाई किया जाता है, और रिडम्पशन यील्ड से मुराद टिल मैच्योरिटी ऑन एवरेज इसने क्या रिटर्न देनी है। तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपकी रिडम्पशन यील्ड कहलाती है, कूपन रेट तो आपका कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्ट और नॉमिनल वैल्यू होती है। कूपन रेट आपका बॉन्ड में कैश रिटर्न और नॉमिनल वैल्यू, कूपन रेट को नॉमिनल वैल्यू से अप्लाई करते हो तो कैश एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट निकल आती है। दिस इज नॉट योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने पढ़ा है यील्ड के नाम से, करंट यील्ड के नाम से पढ़ा था, यहां पे उसको रिडम्पशन यील्ड के नाम से लिखा जा रहा है। तो रिडम्पशन यील्ड जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो जनाब बॉन्ड पी और क्यू हम एवेल्युएट करने चलते हैं। तो हमने कहा जी पी की एक्सपेक्टेड रिटर्न, पी की एक्सपेक्टेड रिटर्न 6.4 है, पी की एक्सपेक्टेड रिटर्न 6.4 है और इसकी कैपम रिटर्न इसी फॉर्मूला से 5 प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। अब इनका बीटा कैलकुलेट करना सिंपल है, मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूं। हमें बीटा का फॉर्मूला क्वेश्चन में बताया गया है। बीटा की कैलकुलेशन का तरीका है कि बॉन्ड की ड्यूरेशन को डिवाइड कर दो किससे, मार्केट ड्यूरेशन से। तो पी बॉन्ड की ड्यूरेशन है, पी बॉन्ड की ड्यूरेशन 5 साल है और मार्केट की ड्यूरेशन है 6 साल। लीजिए जी, यहां से आप बना लीजिए पी बॉन्ड की कैपम रिटर्न क्या आती है। फाइव ओवर 6। ये बीटा कैलकुलेट करने का उसने जो तरीका दिया उससे हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या जनाब, ओह 10 कहां से आ गई, इट हैज टू बी 10। मैंने सॉरी मैं यहां पे गलती कर गया, यहां पे जो RM होगा वो इक्विटी मार्केट का नहीं होगा, RM डेट मार्केट का लिया जाएगा। माय मिस्टेक, RM डेट मार्केट का लिया जाएगा। डेट मार्केट की यील्ड है 6.2, डेट मार्केट की यील्ड 6.2 है। बॉन्ड मार्केट में है ना, सिमिलर है, बट यहां पे RM से मुराद बॉन्ड मार्केट का रिटर्न। जिस तरह इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी मार्केट का रिटर्न लिया था, बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड मार्केट का रिटर्न लिया जाएगा। तो जनाब कितना आया, 6। सो दिस इज पॉजिटिव 0.4%। सिमिलरली हम Q के लिए अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करें। Q का एक्सपेक्टेड रिटर्न 6.5 माइनस 5 प्लस 6.2 माइनस 5, इसका बीटा कहलाएगा 8.5/6। तो जनाब क्या आई इसकी कैपम रिटर्न, कैपम रिटर्न है 6.7, इसकी अल्फा वैल्यू इज -0.2।
2%. सो सिर्फ एक ही स्टॉक है विच इज़ ऑफरिंग, एक ही इन्वेस्टमेंट है जो ऑफर कर रहा है पॉजिटिव अल्फा वैल्यू, एंड दैट इज़ बॉन्ड पी. बाकी तमाम शेयर्स भी नेगेटिव अल्फा वैल्यू दे रहे हैं और ये वाला बॉन्ड भी नेगेटिव अल्फा वैल्यू दे रहा है. एबनॉर्मल रिटर्न की कैलकुलेशन, बॉन्ड की कैपम रिटर्न के लिए उसने मॉडिफाइड हमें फार्मूला जो तरीका बताया था उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया. कोई हमें इससे रॉकेट साइंस नहीं, ये कोई जो बॉन्ड का इसने बीटा कैलकुलेट किया ना, ये कोई रिकमेंडेड मेथड नहीं है ये, ठीक है. अक्सर सवालों में ऐसा हो जाता है, वो अपना ही कोई साइंस बता देता है, जो साइंस बताया उसको चुप करके फॉलो कर लेना है. जहां पे खामोशी है वहां पे हमने साइंस इस्तेमाल की जो सीखी हुई हमने. जैसे हमने एक फार्मूला सीखा हुआ है इक्विटी स्टॉक का बीटा कैलकुलेट करने का, उसने हमें फार्मूला नहीं बताया, उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने सीखा हुआ था फार्मूला, हमने वो इस्तेमाल कर लिया. यहां पे हमने कुछ सीखा ही नहीं हुआ था, इसलिए उसने खुद दिया कि भाई इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना. तो जैसे उसने कहा वैसे हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. तो ये जनाब हमने अल्फा वैल्यूज का कॉन्सेप्ट लिया और अल्फा वैल्यूज को लेके हमने कुछ स्टॉक्स की अल्फा वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों में. जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल जी? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही. हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो अभी तक जो हमने लर्निंग की है उसके हिसाब से कुछ हम पास पेपर के क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे और कुछ पास पेपर के क्वेश्चन भी करेंगे बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमारे बड़े क्रिटिकल लेक्चर होने वाले हैं, जैसे मैंने कहा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आई होप कि हम तकरीबन टेक्निकल डिस्कशन जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वो कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है. प्रैक्टिस शायद कुछ रह जाए, आगे जाए हमारी, लेकिन टेक्निकल डिस्कशन हमारी जो है वो कंप्लीट हो रही होगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में. और मैं फिर आपको एडवाइस करूंगा कि अब आपको जो ये ब्रेक आ रही है इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, डिस्काउंटिंग की रिवीजन भी करके आइएगा. ये तो ज़रूरी है, जो पढ़ा है हमने 2-3 दिनों में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ये तो मस्ट है. मंडे जब बैठे तो इसकी तो अच्छी रिवीजन हुई हो आपकी, क्योंकि हमने इसी को लेकर आगे चलना है. यही कैप, हम यही अल्फा वैल्यू, रिस्क फ्री रेट ऑफ RM, बीटा को लेकर हमने आगे चलना है, मजीद इनमें बिल्ड ऑन करते जाना है. तो ये तो रिवाइज करना ही करना है. लेकिन जैसे हमने कल की क्लास में ऑब्जर्व किया था कि आपकी पिछली रिवीजन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, डिस्काउंटिंग में भी थोड़ी कमियां हैं, उसको भी कोशिश कीजिएगा कुछ रिवाइज करके आइएगा. आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे. अस्सलाम वालेकुम.